नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की यूनिट नंबर 8 की, जो कि है रिलीजन एंड सोसाइटी। ठीक है, और उसका सबसे पहला टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, मतलब कि सोशियोलॉजी की थ्योरीज या सोशियोलॉजी किस तरह से रिलीजन को एक्सप्लेन करती है। सोशियोलॉजी की नज़र में रिलीजन क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा मतलब नज़र डालेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रिलीजन क्या चीज़ है, तो हमारे जो काफ़ी फेमस हैं सोशियोलॉजी में इमाल डरकम, तो इन्होंने क्या कहा था, रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स, दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच यूनाइट इनटू वन सिंगल मॉरल कम्युनिटी कॉल्ड चर्च, ऑल दोज हु अदर टू डैम। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस पूरी बात का। तो रिलीजन क्या है, एक यूनिफाइड सिस्टम है। यूनिफाइड मतलब यूनाइटेड, मतलब जो भी इसको फॉलो करते हैं सब एक हैं। भाई जैसे आप हिंदुइज्म का एग्जांपल ले लीजिए, वो सारे एक ही है ना, क्योंकि वो सारे एक ही कस्टम्स या जो हिंदुइज्म में जो भी होता है उसको सबको फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली विद इस्लाम, जो भी मुसलमान हैं वो सारे वो एक ही हैं। तो जितने भी जो हैं, क्या ये क्या है, यूनिफाइड सिस्टम है, यूनाइटेड लोग हैं सारे, यूनिटी है लोगों में। किस चीज़ का यूनिफाइड सिस्टम है, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का, मान्यताएं। और प्रैक्टिसेस मतलब रिचुअल्स। जैसे इस्लाम में मान्यता है अल्लाह में, हिंदुइज्म में मान्यता है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो ये सब बिलीव्स हो गए। और प्रैक्टिसेस हो गए, जैसे हिंदुइज्म में सुबह शाम आरती की जाती है भगवान की, इस्लाम में नमाज पढ़ी जाती है 5 बार, तो ये सब प्रैक्टिसेस हो गए। और भी अदर अदर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू द सेक्रेड थिंग्स। तो हर रिलीजन में कुछ चीज़ें सेक्रेड होती हैं। जैसे हिंदुइज्म में गाय को बहुत सेक्रेड माना जाता है। इस्लाम में जो कुरान है, होली कुरान, उसको सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, तो जिनको मतलब ऊंचा दर्जा दर्जा दे दिया गया है आम जीवन से, तो वो हो गई सेक्रेड चीज़ें। बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच यूनाइट इनटू वन सिंगल मॉरल कम्युनिटी। ठीक है, तो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो क्या करते हैं, हमको एक कम्युनिटी बना देते हैं, मॉरल कम्युनिटी। मॉरल क्या होता है, थिंग्स विच आर गुड एंड बैड। मॉरलिटी में आ जाता है ना कि भाई जैसे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए तो ये मॉरल वैल्यू हो गई, हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए तो मॉरल वैल्यू हो गई। तो ये मॉरल कोड हमें रिलीजन से मिलता है, ये इमाल डरकम का कहना है। तो जैसे हिंदुइज्म में भी काफ़ी चीज़ें होती है ना, जैसे आप किसी का ये मत करिए, किसी का वो मत करिए, जो भी है। इसी तरह इस्लाम में होती है मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, कम्युनिटिकल चर्च, क्योंकि इन्होंने तो डरकाइम वहीं के थे, मतलब तो इन्होंने वहाँ के हिसाब से बोला है चर्च, क्योंकि वहाँ पे चर्च ही होता है। मतलब वहाँ का मतलब यूरोप की बात हो रही है। यूरोप और मोरली मतलब अमेरिका की बात आप कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं। तो चर्च इनका मेन चीज़ होती है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, हिंदुइज्म में आप इसको ऐसे टेम्पल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अथॉरिटी है मेन, वो बोल सकते हैं आप। ऑल दोज हु अधेयर टू देम, ठीक है, जो भी उनको फॉलो करते हैं। तो ये एक रिलीजन की अच्छी खासी टेक्निकल डेफिनेशन टाइप दरकाई में दी है, काफ़ी टेक्निकल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। रिलीजन फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, तो सोशियोलॉजी की नज़रों में क्या है, इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ बिलीव इन द डिवाइन। तो सोशियोलॉजी को क्या है ना भाई, देखो अलग से सब्जेक्ट है, तो समाज में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको बड़ा ही एक तरह से टेक्निकल उससे देखता है कि क्या इसका मतलब रेलिवेंस है, क्यों ये ज़रूरी है। तो सिंपली रिलीजन को ये नहीं माना जाता कि डिवाइन में बिलीव कर दिया। डिवाइन मतलब दिव्य चीज़ों में बिलीव करना, जैसे अल्लाह में बिलीव करना या भगवान में बिलीव करना, वो तो ठीक है, वो तो एक सिंपल चीज़ हो गई। तो फिर क्या है ना, सोशियोलॉजी में हम इसकी तह में जाते हैं कि भाई ये रिलीजन क्यों है, क्यों बना, क्या पर्पस सॉल्व करता है। तो सोशियोलॉजी में क्या है, इज अ पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स, रीइंफोर्सेस एंड समटाइम्स चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर। तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है रिलीजन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्स मतलब जैसे वही सोशल कंट्रोल वगैरह, सोसाइटी के नॉर्म्स बनाता है, वैल्यूज बनाता है, स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो हिंदुइज्म की कुछ वैल्यूज़ है ना सर्टेन, कि भाई हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। नॉर्म्स होते हैं जो भी हिंदुइज्म में डिफरेंट, जैसे बहुत सारे व्रत होते हैं, करवा चौथ का व्रत हो गया, जो भी हिंदुइज्म में हवन होता है, पूजा होती है। इसी तरह इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या है, नॉर्म्स वैल्यूज़, क्या नॉर्म्स का मतलब, क्या नॉर्म है, ऐसा किया जाता है। वैल्यूज़ हो गई जिनको, जो चीज़ें जो अच्छा माना जाता है कि भाई ये काम करना अच्छा होता है। जैसे इस्लाम में 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़ना एक वैल्यू है कि वो अच्छा माना जाता है। हिंदुइज्म में सुबह शाम भगवान की आरती करना या मंदिर जाना एक वैल्यू है कि भाई अच्छी चीज़ है ये। सोशियोलॉजी डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद प्रूविंग वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो मतलब सोशियोलॉजी का ये डिपार्टमेंट नहीं है कि सोशियोलॉजी ये प्रूव करे कि भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो थियोलॉजी की बात है। सोशियोलॉजी में तो है कि भाई रिलीजन है, अब रिलीजन क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे ये मतलब
इसका ओरिजिन क्या है, एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ये सब सवाल है सोशियोलॉजी के। रेदर इट स्टडीज वाई पीपल बिलीव, क्यों मतलब रिलीजन में क्यों बिलीव करते हैं लोग, क्या फ़ायदा देता है उनको, हाउ दोज बिलीव शेप बिहेवियर, उस बिलीव से फिर हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, और व्हाट फंक्शंस रिलीजन सर्व इन सोसाइटी, और रिलीजन क्या काम करता है सोसाइटी में, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अनलाइक थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब वही स्टडी ऑफ रिलीजन विच टेक रिलीजियस ट्रूथ एज गिवन, सोशियोलॉजी ट्रीट्स रिलीजन एज अ ह्यूमन एंड सोशल फिनोमिना। तो थियोलॉजी में माना जाता है कि भाई जो भी रिलीजन में कहा गया है वो सब सच है, उसी के ऊपर फिर बात होती है बाद में। सोशियोलॉजी में क्या है, रिलीजन को माना जाता है ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, मतलब इंसान ने रिलीजन को बनाया है। वो होता है ना कि भाई गॉड क्रिएटेड मैन और मैन क्रिएटेड गॉड। तो सोशियोलॉजी में ये माना जाता है कि मैन क्रिएटेड गॉड, मैन ने ही रिलीजन बनाया है, और वो क्यों बनाया है क्या है, तो उसके फिर इसलिए इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम देखेंगे डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की रिलीजन क्यों बना, क्यों एग्जिस्टेंस में आया ह्यूमन सोसाइटी में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन का जो हमें पढ़नी है। क्या क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले तो क्लासिकल थ्योरीज ऑन द रिलीजन, मतलब पुरानी थ्योरीज जो पहले चलती थी। उसके बाद है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फंक्शनलिज्म जो स्कूल है सोशियोलॉजी में, उसमें क्या होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट या फ़ायदा होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट करती है। तो इसमें भी ये रिलीजन के फ़ायदे गिनाते हैं, भाई ये पर्पज़ रिलीजन सर्व करता है सोसाइटी में, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। फिर मार्क्सिस्ट का तो है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट का कन्फ्लिक्ट। तो उसमें रिलीजन रिलीजन कहाँ टिकता है, क्या उसका रोल है। ठीक है, तो क्लासिक थ्योरीज क्या है, दीज थ्योरीज इमर्जिंग इन द 19th सेंचुरी व्यू रिलीजन एज एन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट रूटेड इन अर्ली ह्यूमन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन एंड कोप विद द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, धीरे धीरे मतलब एक प्रोसेस है। पहले रिलीजन ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, चेंज होते होते आज जैसा भी है वैसा बना। क्यों बना? ह्यूमन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन एंड कोप विद द वर्ल्ड, मतलब जब इंसान धरती पे कॉन्शियस हुआ, जैसे आदि मानव टाइम पे केव में रहते थे, बिजली कड़कती थी तो उनको समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। आज तो जैसे साइंस ने हर चीज़ सॉल्व कर दी है, लगभग लगभग हर चीज़ तो नहीं, देखिए साइंस में अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी क्यों हुई। ऐसा कहा जाता है ना बिग बैंग में कि एक छोटा सा डॉट था और उसमें एक ब्लास्ट हो गया तो फिर यूनिवर्स बन गया। तो ये भी एक तरह से बस रिलीजियस बात ही होगी ना, कोई एक्सप्लेनेशन उस डॉट से पहले क्या था। तो ऐसा साइंस ने हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, जैसे ब्लैक होल्स नहीं कर पाई साइंस अभी तक एक्सप्लेन। लेकिन मोटा मोटा जैसे नॉर्मल चीज़ें, भाई बिजली क्यों कड़कती है, भूकंप क्यों आता है, इन सब, सूर्य क्या है। मतलब सूरज को देख के पहले के लोग तो बड़े आश्चर्य में रहते होंगे ना, भाई ये क्या चीज़ है, सुबह सुबह आ जाती है फिर चली जाती है शाम को। तो ये सब क्या था, ह्यूमंस ने फिर रिलीजन क्यों बनाया कि ये एक्सप्लेन करने के लिए, यार ये सब हो क्या रहा है। तो बिजली जैसे कड़क रही है तो मतलब जैसे भगवान है कोई, ये बादलों में रहते हैं जो फिर ये नाराज़ हो जाते हैं, फिर ये बिजली कड़काते हैं। फिर सूर्य को भी जैसे एक भगवान मान लिया गया कि सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। तो अपना जो वर्ल्ड है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिलीजन का एक तरह से ओरिजिन हुआ, ये क्लासिकल थ्योरीज कहती हैं। इसमें होती है इंटेलेक्चुअल थ्योरीज और होती है साइकोलॉजिकल या इमोशनल थ्योरीज। तो इंटेलेक्चुअल थ्योरीज क्या कहती हैं, रिलीजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्ली ह्यूमंस रेशनल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना एंड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, जो हमने बात करी थी अभी कि डेथ क्या चीज़ है, हम मरते क्यों हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, पैदा क्यों होते हैं, ये नेचुरल बिजली क्यों कड़क रही है, पानी क्यों बरस रहा है, नदियाँ क्यों बहती हैं, भूकंप क्यों आते हैं, ये सब चीज़ें, फायर आग क्या होती है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने रिलीजन बनाया कि भाई ये देखो ऐसा होता है और वैसा होता है। इंद्रदेव हैं, या जैसे ये पुराने जो होते थे ना अलग अलग रिलीजन्स में, सन गॉड हो गए, एयर, सबको जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इनको सबको गॉड मान लिया जाता था। उसके बाद साइकोलॉजी या इमोशनल थ्योरीज, ये क्या कहते हैं, रिलीजन इमर्ज टू फुलफिल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स सच एज फियर, एंग्जाइटी एंड डिजायर फॉर कंफर्ट। तो भाई अब धरती पे इंसान है, बड़ा ही लाचार टाइप प्राणी है इंसान, पैदा होता है फिर मर जाता है, डर लगा रहता है हमेशा। जानवरों को इतना डर नहीं होता क्योंकि उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जैसे कोई हिरण आराम से बैठ के जंगल में कुछ खा रहा है तो उसे कोई डर नहीं रहता कि यार कल को शेर आ गया तो, क्योंकि वो फ्यूचर में नहीं सोच सकते। वो तो जब शेर आता है तभी फिर रिएक्ट करते हैं कि यार भागो। इंसान क्या है, सोचने की क्षमता है, तो वो डरता है मौत से। अब किसी को मरते हुए देखता है तो उसको अपने खुद की एग्जिस्टेंस पे सवाल हो जाता है कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो ये सब क्या है, फियर आता है, एंग्जाइटी आती है, घबराहट होती है। कोई बिजली कड़क रही है उसको देख के घबराहट होती है। आपका कोई रिलेटिव मर गया तो अब आपको बड़ा बुरा लग रहा है। तो फिर क्या है, रिलीजन इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जैसे रिलेटिव मर गया तो हिंदुज़म में कहा जाता है, भाई गीता में कहते हैं ना कि हम मरते हैं उसके बाद फिर कपड़े बदल के दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, मतलब दूसरा शरीर मिल जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। तो आपको फिर एक रिलीफ मिलता है कि चलो जो मेरा दोस्त या रिलेटिव मरा था वो कभी किसी दूसरे जन्म में कहीं होगा, तो मतलब वो अभी ऐसा ख़त्म नहीं हो गया है।
तो वही डिज़ायर फॉर कंफर्ट, मतलब ये सब जो हमारी परेशानियाँ हैं ह्यूमन लाइफ की, इन सबको एक तरह से हमें रिलीफ देता है रिलीजन। फंक्शनलिस्ट थ्योरी तो हमने देख ही ली थी कि क्या होती है, ये सब हमने देख लिया। तो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरीज से शुरू करते हैं। तो क्लासिकल थ्योरीज में हमारे पास इंटेलेक्चुअल थ्योरीज में दो हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की घोस्ट या ड्रीम थ्योरी और फिर एडवर्ड बी टेलर की एनिमिज्म की थ्योरी। ठीक है, तो इनका करके देख लेते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर की घोस्ट या ड्रीम थ्योरी क्या कहती है? हर्बर्ट स्पेंसर बिलीव दैट रिलीजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ एंसेस्टर वर्शिप, मतलब पूर्वजों की पूजा करना। पूर्वज कौन होते हैं? जो आप मतलब मर गए हमारे पुराने लोग, आपके दादा परदादा, उनसे भी जो पहले लीनियज चली आ रही है, तो जो मर गए हैं उनकी पूजा करने से इनका कहना है रिलीजन की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई वो? ही आर्ग्यूड दैट ड्रीम्स ऑफ डिजीज्ड इंडिविजुअल्स लेड अर्ली ह्यूमंस टू बिलीव इन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट। मतलब जैसे क्या होगा, कोई मर गया आपका पुराना, मतलब कोई मतलब जो पूर्वज थे आपके दादाजी मर गए या पिताजी मर गए या उनसे भी कोई, तो उनके आपको सपने तो कुछ भी आ सकते हैं ना, इंसान को कुछ भी कोई भी सपना आ सकता है। तो उन सपने में अगर आप उनको देख मतलब पुराने लोग उनको देखते थे, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है, तो उनको लगता था कि वो अभी मरे नहीं हैं। आजकल तो हम ड्रीम्स पे जैसे साइंस ने काफ़ी रिसर्च कर लिया, हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं। तो पहले ड्रीम्स को भी बड़ा डिवाइन चीज़ माना जाता था। कई रीजन में तो ड्रीम्स को बोला जाता है कि हम भगवान हमारे उसमें आते हैं, जैसे नहीं होता सपने में मेरे भगवान आए, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो ड्रीम्स को भी काफ़ी एक अलग चीज़ माना जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो उसमें जब सपने में आपके मरे हुए पूर्वज आते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि वो मरे नहीं है, वो उनकी स्पिरिट अभी भी जिंदा है। स्पिरिट कह लीजिए या सोल कह लीजिए। दी स्पिरिट बिलीव्स इवॉल्व इनटू द कंसेप्ट ऑफ घोस्ट। तो इनको फिर क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे घोस्ट मानने लग गए, भूत हो गए या जैसे भी मतलब एक वॉन्डरिंग घूमती हुई स्पिरिट मान लीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे यही चीज़ कन्वर्ट होकर क्या बन गई? गॉड बन गई। तो ये इनकी एक थ्योरी है एक तरह से, कि लोग एंसेस्टर्स को वर्शिप करते थे, फिर जब सपने में उन एंसेस्टर को देखते थे तो ये माना गया कि वो अभी भी जिंदा है, उनकी स्पिरिट जिंदा है, वो अभी भटक रही है स्पिरिट। फिर उसको धीरे धीरे घोस्ट माना गया, फिर घोस्ट से धीरे धीरे कन्वर्ट होकर वही फिर चीज़ गॉड बन गई। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर दिस रिलीजियस एवोल्यूशन फॉलोड अ सीक्वेंस। ठीक है, तो एक सीक्वेंस होता है, ये 3 स्टेप का सीक्वेंस होता है स्पेंसर के हिसाब से, जिस तरह ये रिलीजन बनता है। सबसे पहले होता है इसमें एनिमिज्म, बिलीव दैट ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड बीइंग्स पोजेस अ स्पिरिट और सोल। मतलब हर चीज़ में एक स्पिरिट है, वो चाहे एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट, एनिमेट या फिर इनएनिमेट। एनिमेट होते हैं मतलब लिविंग थिंग्स, इंसान और जानवर पकड़ लीजिए आप। इनएनिमेट जो भी नॉन लिविंग है, पत्थर, पहाड़, नदियाँ, है ना, जो भी हो गया। तो एनिमिज्म में क्या माना गया? हर चीज़ में एक स्पिरिट या सोल है। तो चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक सोल होता है, एक स्पिरिट होती है उसमें, हर चीज़ में। पहाड़ में भी हो सकती है, नदी में हो सकती है, पेड़ में हो सकती है, पत्थर में हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। उसके बाद आता है पोलिथिज्म, वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स ईच ऑफन विद स्पेसिफिक पावर्स और डोमेन्स। जैसे हमारा हिंदुइज्म क्या है, ये पॉलिथिस्टिक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भगवान होते हैं हिंदुइज्म में। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो होता है जूडाइज्म, ये सब क्या होते हैं? ये मोनोथिस्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड होता है। इस्लाम में अल्लाह होता है, क्रिश्चियनिटी में जीसस, तो सन ऑफ गॉड होते हैं। जीसस एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में जो गॉड, जो गॉड चीज़ है वो गॉड ही मतलब नाम होता है भगवान का। और जूडाइज्म में तो पता नहीं मुझे क्या होता है, वो किसी आप यहूदी से ही पूछना। ठीक है, क्योंकि हमारे वो मतलब की बात भी नहीं है। याहवे होता है शायद, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, याहवे होता है शायद। ठीक है, पता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीथिज्म होता है, उसके बाद आता है मोनोथिज्म, बिलीफ इन अ सिंगल ऑल पावरफुल एंड सुप्रीम डाइटी। तो मतलब इनके स्पेंसर के हिसाब से पॉलीथिज्म के बाद मोनोथिज्म आता है। मतलब जैसे हमारा जो हिंदू रिलीजन है वो अभी बीच में है, इसके बाद आता है मोनोथिस्टिक रिलीजन्स, जैसे इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर जुदाइज्म हो गए। अब ऐसा नहीं कि ये बात सही है कि गलत है, अब इसको ये मत बोलना ऐसा तो नहीं होता वैसा तो नहीं होता, ये हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है, बस हमें यहीं तक सीमित रहना है। ठीक है, और इसको फिर एग्जाम में लिख के आना है अगर पूछा जाए तो। एग्जाम्पल, इन मैनी ट्राइबल सोसाइटीज पीपल मेक ऑफरिंग्स टू देयर डेड एंसेस्टर्स एज सीन इन एंसेस्टर वर्शिप प्रैक्टिसेस इन अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो मतलब वही है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में लोग क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को पूजा करते हैं जो उनके मरे हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाना, है ना, कुछ जैसे इंडिया में होता है अपने हिंदू धर्म में
रिचुअल्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग श्राद्ध, श्राद्ध बनाते हैं ना, जिसमें कौवे को खाना खिलाते हैं, पंडितों को भोज कराते हैं, टू प्लीज द सोल ऑफ एंसेस्टर्स। उसमें कुछ वो भी होता है, शायद पितृदोष होता है या कुछ ऐसा भी किया जाता है। बहुत मतलब वो बहुत एक तरह से प्रैक्टिसेस हैं। तो मतलब ये जो पूर्वज या आपके डेड जो मतलब पुराने लोग हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो वर्शिप है काफ़ी कॉमन है। वो आपको अफ्रीका में मिल जाएगी, इंडिया में मिल जाएगी, ईस्ट एशिया में, चाइना में मिल जाएगी। तो इसी से हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि जो मॉडर्न रिलीजन है वो बना। पहले एनिमिज्म आया, फिर पॉलिथिज्म आया, फिर मोनोथिज्म आया। ठीक है। उसके बाद एडवर्ड बी टेलर की एनिमिज्म थ्योरी। तो ये जो एनिमिज्म था ना पहला वाला, इन्होंने तो इसको पहली स्टेज बताई थी, और फिर इन्होंने एडवर्ड बी टेलर ने इस पे ही एक तरह से अपनी रिलीजन की थ्योरी दी। तो एडवर्ड बी टेलर प्रपोज्ड एनिमिज्म थ्योरी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। इनके अकॉर्डिंग रिलीजन ओरिजिनेट्स इन द बिलीफ इन द एक्सटेंशन ऑफ अ सोल और एनिमा, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल और एनिमा। तो रिलीजन किस वजह से पैदा होता है? इस बिलीव से, विश्वास से कि एक सोल होता है, या फिर उसको एनिमा भी बोल सकते हैं। सोल या एनिमा के एग्जिस्टेंस के मतलब बिलीफ में से रिलीजन पैदा होता है। He suggested that human experience such as dreams and death led early humans to believe that there is a separate soul that continues to exist beyond body। मतलब जैसे आपको ड्रीम आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी तो इस टाइम सोई पड़ी है, हिल नहीं रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके लेटे हुए हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो उस टाइम कौन एक्टिव है जो वो सब देख रहा है? या फिर डेथ के बाद क्या होता है, या जब आप पैदा होते हैं उससे पहले क्या होता है? तो वो सब बोलते हैं कि सोल एग्जिस्ट करता है, आपका एक सोल होता है जो कि आपकी बॉडी से अलग होता है। बॉडी और सोल अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसा पहले माना जाता था कि जैसे आप जब आप सो रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, तो फिर वो ड्रीम कौन देख रहा है? उस टाइम भी तो आप एक्टिव हैं, तो वो आपका सोल है। तो सोल इज सेपरेट फ्रॉम बॉडी, एग्जिस्ट बियॉन्ड द बॉडी। मतलब बॉडी खत्म भी हो जाती है तो भी सोल एग्जिस्ट करता है। दिस बिलीफ इन सोल वॉज लेटर एक्सटेंडेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एनिमिस्टिक थॉट। तो जैसे हमने पहले देखा था, एनिमिस्टिक थॉट में क्या होता है, ये सिर्फ मतलब ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही एक तरह से सोल होता है। ये ह्यूमंस, एनिमल्स और एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब वही नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, हर चीज़ में एक सोल होता है। ये है एनिमिस्टिक थॉट। टेलर आर्ग्यूड दैट रिलीजन इमर्ज एज पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एफर्ट टू एक्सप्लेन मिस्टीरियस एंड इनएक्सप्लेनेबल फिनोमिना, स्पेशली डेथ। तो डेथ को या और भी कोई फिनोमिनाज हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बर्थ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। भाई बच्चा कहाँ से पैदा हो जाता है? साइंस भी अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। भाई बायोलॉजी में तो ये सब बात बता दी जाती है ना भाई, जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जो वो होते हैं, फिर मतलब जिस भी तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो सब बायोलॉजी बता देती है। लेकिन वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, चाहे एक जो बच्चा पैदा होता है उसमें, वो साइंस अभी तक नहीं बता पाई। तो इन सब फिनोमेना को, डेथ को, मरने के बाद क्या होता है, इन सब को हम एक्सप्लेन मतलब एनिमिज्म में एक्सप्लेन करते हैं सोल की उससे मदद से, कि भाई सोल होता है, पैदा होने से पहले सोल होता है, फिर आप जब जिंदा होते हैं तब भी आपकी बॉडी और सोल अलग होती है, मर जाते हैं तो फिर आपका सोल अलग हो जाता है। ये है मतलब एनिमिज्म थ्योरी, और हर चीज़ में सोल होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमिस्टिक बिलीव कैन बी सीन इन टोटेमिज्म अमॉन्ग ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनिजल्स, मतलब पुराने नेटिव जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वासी, जो मतलब गोरे लोगों ने जब ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा नहीं किया था तो पहले से वहाँ पे रह रहे थे। तो उनमें क्या होता है, टोटमिज्म होता है। टोटमिज्म में क्या होता है, जैसे कोई जानवर होता है, उसको अपना एक तरह से सोल पार्टनर मान लिया जाता है कि भाई हम सब उससे रिलेटेड हैं। जैसे कोई मान लीजिए फॉक्स हो गई, लोमड़ी, उसको मान लिया आपने टोटम है हमारा ये, तो वो सब मानेंगे कि हम फॉक्स के मतलब वो हैं, फॉक्स हमारा एंसेस्टर है एक तरह से, फॉक्स से हम सबका ओरिजिनेशन हुआ है, मतलब बहुत उसको सेक्रेड माना जाएगा, फॉक्स ही मतलब वो है हमारा सबका। ठीक है, वेयर नेचुरल एलिमेंट्स एंड सिंबल्स आर बिलीव टू पोजेस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो वो फॉक्स की जो है उसमें एक स्पिरिट है, और वो सब हम मतलब एक तरह से जैसे क्लैन होता है ना, तो उससे हम मतलब आगे बढ़ते हैं, इस तरह का कुछ कंसेप्ट है इसमें। इन इंडिया सम पीपल वर्शिप ट्रीज लाइक पीपल ट्री, रिवर्स और इवन स्नेक्स, दैट एनिमिज्म। ठीक है, तो इंडिया में भी जैसे बताया गया कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, सांपों की करते हैं, गाय की तो पूजा होती है हिंदुइज्म में, नदियों की पूजा होती है, इवन पहाड़ों की पूजा होती है, कैलाश पर्वत जैसे बोलते हैं, गोवर्धन पर्वत है। ठीक है, तो एक तरह से इनका कहना है कि ये एनिमिज्म ही है। भाई नदी की हम क्यों पूजा करते हैं? नदी में मानते हैं ना, फिर गंगा मैया है जैसे, तो एक सोल है,
एक पर्सन, पर्सोनिफाइड मान लेते हैं भाई, पर्सन है, या जैसे डाइटी है, गॉडेस है, ठीक है। तो ये एनिमिज्म की थ्योरी है। अब इसके बाद देखते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन में हमने इंटेलेक्चुअल थ्योरीज देख ली, घोस्ट थ्योरी, एनिमिज्म थ्योरी। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल या इमोशनल थ्योरीज। इसमें है मेलिनोविस्की की इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्स म्यूलर की नेचरलिज्म और नेचर मिथ, या फ्रेजर का मैजिक टू रिलीजन ट्रांजिशन। एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मेलिनोविस्की की इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी। तो ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोविस्की प्रपोज द इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ रिलीजन बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ ट्रोबिनार्ड आइलैंडर्स इन पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये एक आइलैंड है ट्रोबिनार्ड, पापुआ न्यू गिनी, जो एक छोटे छोटे आइलैंड्स का एक देश है, वहाँ पे है ये। तो वहाँ जाके इन्होंने एक स्टडी करी थी, उसके बेसिस पे इन्होंने बनाई थी अपनी इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी। क्या कहते हैं, ही आर्ग्यूड दैट रिलीजन सर्व्स एज अ साइकोलॉजिकल फंक्शन बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स कोप विद इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग क्राइसिस सच एज डेथ, इलनेस एंड अनसर्टेनिटी। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो कि हमें स्ट्रेस में मदद करता है। सिंपल सी बात ये, कोई जैसे स्ट्रेस मतलब कोई डेथ हो गई किसी की, किसी दोस्त की, किसी रिलेटिव की, बीमारी हो गई बहुत वैसी जो कि ठीक नहीं हो रही है, अनसर्टेनिटी है, सूखा पड़ गया, बिजली गिर गई, भूकंप आ गया, ये सब चीज़ें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते या ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो उन सब चीज़ों से कैसे डील करें हम? तो उसका सबसे आसान तरीका होता है रिलीजन। क्योंकि रिलीजन फिर क्या है ना, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। भाई मौत जो हम क्यों जाते हैं, रिलीजन एक्सप्लेन कर देता है। कोई बीमारी हो गई तो भी भाई हो सकता है कि रिलीजन बोल देता है ना, भाई कोई बीमारी हुई तो माता आ गई आपके अंदर, या कोई स्पिरिट ने आप पे कब्जा कर लिया। पुरानी बातें तो ऐसी ही होती थी ना। अनसर्टेनिटी है, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो बारिश होने के लिए हो सकता है इंद्रदेव नाराज हो गए, या और भी कोई गॉड है। तो जो भी चीज़ें ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है, वो क्या है, रिलीजन को एक्सप्लेन कर देता है। तो हमें एक साइकोलॉजिकल मतलब कंफर्ट मिल जाता है कि चलो ठीक है, ऐसा हो रहा है, कोप कर सकते हैं हम। कोप मतलब किसी डिस्ट्रेस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने को कोप कहते हैं। कैसे आप मैनेज कर रहे हो सिचुएशन को। तो अकॉर्डिंग टू मेलिनोविस्की, रिलीजन इमर्जेस इन सिचुएशंस वेयर ह्यूमन कंट्रोल एंड्स एंड अनसर्टेनिटी बिकम्स। वही कहना कि जब इंसान से जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो पाती, अनसर्टेनिटी जहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे फिर रिलीजन की ज़रूरत पड़ती है, रिलीजन पैदा हो जाता है। ठीक है ना, वही जैसे डेथ को एक्सप्लेन करने के लिए, और भी कोई सूखा पड़ गया या कुछ भी, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, बिजली क्यों चमक, मतलब वो चमक रही है, जो भी हो रहा है, इस तरह के जो भी अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें हैं, बीमारी हो गई किसी को जानलेवा, ठीक है, तो ये सब क्या है, रिलीजन। जब भी ह्यूमन कंट्रोल से बात बाहर की चली जाएगी तो रिलीजन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमॉन्ग द ट्रोबिनार्ड आइलैंडर्स, सी फिशिंग विच इज डेंजरस एंड अनसर्टेन इज अकम्पेनिड बाय रिलीजियस रिचुअल्स, वाइल लगून फिशिंग विच इज सेफ एंड प्रेडिक्टेबल डज नॉट इन्वॉल्व रिचुअल्स। तो मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो सी फिशिंग है, मतलब समुद्र में जाके मछली पकड़ना, भाई डेंजरस है। समुद्र में जाओगे छोटी सी कश्ती लेके, नाव लेके, तो समुद्र में कोई बारिश वो आ गया, तूफान आ गया, तो कश्ती आपकी डूब जाएगी, वापस आने के चांसेस कम है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स हो जाते हैं। भाई जाने से पहले कोई पूजा कर लिया आपने, या जो भी आप मतलब कोई रिचुअल है। लेकिन लगून फिशिंग मतलब छोटा सा आपने कोई तालाब बना लिया, उसमें फिशिंग कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी मतलब है, मतलब मरोगे थोड़ी आप। छोटा सा वो लगून है, उसमें फिश करके वापस मतलब मछली पकड़ के बाहर निकाल लो, तो सेफ्टी पूरी है। तो वहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स नहीं होते मतलब इन आइलैंडर्स में। तो आइलैंडर्स सी फिशिंग में रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है कि यार आदमी वापस आएगा कि नहीं आएगा, कहीं मर गए तो फिर रिलीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लगून फिशिंग जो कि सेफ़ है रिलेटिवली, क्योंकि एक छोटे से तालाब में तो मछली पकड़नी है, कोई बहुत बड़े समुद्र थोड़ी जाना है, तो सेफ है। तो यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स नहीं करते ये लोग। तो बहुत ही क्लियर हो गया ना कि जब भी अनसर्टेनिटी या ह्यूमन कंट्रोल से बात बाहर जाएगी तो रिलीजन की जरूरत पड़ जाएगी। जब भी जो चीज़ सेफ है, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं, वहाँ पे इंसान रिलीजन को ज़्यादा मानते नहीं हैं। इसलिए जैसे कहा जाता है ना कि देर इज बहुत अच्छे मतलब सेइंग है कि देर इज अ नो एथिस्ट ऑन अ क्रैशिंग प्लेन। मतलब कोई प्लेन जैसे हवाई जहाज है, नीचे गिर रहा है, तो उसपे कोई एथिस्ट नहीं होता। क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है तो हर आदमी भगवान को, चाहे वो पूरी ज़िंदगी बोलता रहे कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता, उस टाइम सबको भगवान याद आ ही जाते हैं। तो उसका अच्छा वो भी है ना कि एक हिंदुइज़्म में कहा जाता है ना, दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुःख में मतलब करें तो वही तब है ना जब ह्यूमन कंट्रोल से चीज़ बाहर चली गई। भाई जैसे सी फिशिंग कर रहे हैं तो डेंजरस है, मर भी सकते हैं, तो दुःख में सुमिरन सब करें। और जब जैसे लगून फिशिंग कर रहे हैं, तो भाई सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुख में करे ना कोई। तो वही चीज़ है कि जब भी स्ट्रेस आएगा, डिस्ट्रेस आएगा, ह्यूमन कंट्रोल से चीज़ बाहर जाएगी, तो रिलीजन या गॉड या आपको याद आएंगे।
जब सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आदमी रिलीजन को भूल जाएगा। तो ये है इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी। दिस शोज दैट रिचुअल्स आर यूज टू मैनेज एंग्जाइटी इन सिचुएशंस ऑफ रिस्क एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो जब एंग्जाइटी मतलब घबराहट हो गई, अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली सिचुएशंस हैं, तो उसमें रिचुअल्स और रिलीजन हमें मदद करते हैं आराम मतलब दिल देने में। A modern example can be seen in Hindu death rituals which help grieving family from members emotionally reintegrate and cope with the loss of loved one। भाई कोई मर गया आपका खास, कोई रिलेटिव मर गया, कोई दोस्त मर गया, तो भाई जो रिचुअल्स होते हैं जैसे अंतिम क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद करते हैं ना 11वां 12वां खाना खिलाना सब करना, तो मतलब एक तरह से ये माना जाता है कि भाई उसकी जो सोल है, स्पिरिट है, आत्मा है जो, वो शांत हो गई, चली गई। तो उससे क्या होता है थोड़ा दिल को आराम मिल जाता है, भाई चलो ठीक है कोई नहीं, क्योंकि देखिए कुछ कर तो सकते नहीं ह्यूमंस, हमें नहीं पता, इतना हमने तरक्की कर ली साइंस ने, आज ह्यूमंस को अर्थ पे पता नहीं शायद लाख 1 लाख साल तो हो ही गए होंगे, मॉडर्न ह्यूमन को शायद 30,000 साल हुए हैं, लेकिन आज तक हम बता नहीं पाए ना कि डेथ के बाद क्या होता है, या हम पैदा होने के से पहले कहाँ से आते हैं। तो ये सब इसलिए आज भी रिलीजन एग्जिस्ट करता है। कहते हैं साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो फिर रिलीजन क्या खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, खूब रिलीजन हर जगह है। आप देखिए जिले इस्लाम रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, कितने रिलीजन्स हैं, बुद्धिज़्म है, सब सारे एग्जिस्ट करते हैं इतने साइंस में तरक्की होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो कोर सवाल हैं एग्जिस्टेंस के, उनको अभी तक साइंस कैसे बता पाई है? भाई क्यों पैदा होते हैं? मरने के बाद कहाँ जाते हैं? ये सब बात कहाँ बता पाई है? तो वो ये कि कोपिंग मैकेनिज्म है रिलीजन बहुत अच्छा। उसके बाद मैक्स म्यूलर क्या है? नेचरिज्म या नेचर मिथ थ्योरी। तो मैक्स म्यूलर प्रपोज द नेचरिज्म और नेचर मिथ थ्योरी टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ रिलीजन। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू म्यूलर अर्ली ह्यूमंस फियर्ड एंड रिवर्ड पावरफुल नेचुरल फोर्सेस सच एज फायर विंड एंड रेन। तो ये जो नेचुरल फोर्सेज होती हैं जैसे आग या हवा, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, या फिर रेन, बारिश हो रही है बहुत तेज, क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना कि हम हर चीज़ को कंट्रोल में आ गए हैं लगभग लगभग। ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारे पास पक्के मकान हैं, हवा चल रही है तो भी अच्छे सीमेंट वाले मकान हैं, तो कोई झप्पर थोड़ी जो उड़ जाएगा, या आग लग गई। तो पहले क्या ह्यूमंस क्या होते थे, केव्स में रहते थे, या केव्स के बाद भी थोड़ा अगर आगे बढ़ जाइए तो क्या है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर कर लिया, तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। ज़्यादा तूफान आ गया तो सब बर्बाद, खेती फसल या सब, मतलब हो सकता है आपके रिलेटिव्स ही कहीं उड़ जाएं हवा में। ज़्यादा बारिश आ गई तो वो हो गया, बाढ़ आ गई, सब बह गए, आग लग गई कहीं, तो चीज़ें क्या कंट्रोल में नहीं थी। इन सब से डरना पड़ता था, क्योंकि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते थे ये सब हो क्यों रहा है। आज तो हमें पता है ना विंड क्यों वो होती है, लो प्रेशर एरियाज बन जाते हैं तो इसलिए हवा बहती है। बारिश क्यों होती है? पानी पे वो पड़ता है तो इवापोरेशन हो जाता है, क्लाउड क्लाउड बन जाते हैं, फिर वो बारिश हो जाती है। तो ये सब क्या साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया, पहले पता ही नहीं था ये सब होता क्यों है। तो इन सब को लोग क्या करते थे, फियर, डरते थे इनसे, और रिवर भी करते थे, क्योंकि जिससे डरोगे उसको देखोगे ना, अरे ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, तो एक तरह से उसका सम्मान भी करोगे आप। दीज फोर्सेज वर ग्रेजुअली पर्सोनिफाइड एंड वर्शिप्ड एज डेटीज। पर्सोनिफाइड मतलब उनको इंसान बना दिया गया धीरे धीरे, जैसे फायर को बना दिया फायर गॉड। अब इंसान बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, मतलब एक पर्सन बना दिया। पर्सन मतलब इंसान नहीं, मतलब गॉड वाली है, लेकिन एक एंटिटी है वो। फायर गॉड हो गया, जैसे अपने हिंदुज़म में इंद्र होते हैं जो बरसात के लिए जिनको मतलब वो किया जाता है, अग्निदेव होते हैं, सूर्य देव होते हैं, और ये सब पुराने रिलीजन्स में भी होते हैं। पुराने जितने पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स हैं उनमें सब में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको सबको गॉड माना जाता है। ठीक है, तो इन सब से डरते थे ह्यूमंस और इनको सम्मान भी देते थे, इसलिए फिर धीरे धीरे इनको क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया, और धीरे धीरे पर्सन से फिर ये क्या बन गए, डाइटीज, देवता बन गए। रिलीजन इन म्यूलर्स व्यू बिगेन एज अ रिस्पॉन्स ऑफ ऑ एंड वंडर। ऑ एंड वंडर मतलब, एक तो वंडर मतलब समझ नहीं पा रहे हैं आप, वंडर कर रहे हैं यार ये क्या हो गया, और ऑ मतलब एकदम से हैरान रह गए यार क्या चीज़ है ये, जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो नेचर की इस अनप्रडिक्टेबिलिटी और इतने लीथल फोर्सेज हैं ये, विंड, रेन, इन सबको, सूर्य मतलब हीट, फायर, तो इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या ऑ एंड वंडर आया, हैरान रहे और समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसको समझाने के लिए रिलीजन बनाया गया कि ये सब क्या हैं, ये डाइटीज़ हैं, देवता हैं। एज पीपल बिगिन टू नेम एंड डिस्क्राइब नेचुरल एलिमेंट्स दे अनइंटेंशनली पर्सोनिफाइड देम। तो इनको जब मतलब बताने लगे क्या चीज़ हैं, तो धीरे धीरे बिना सोचे समझे इनको हम लोगों ने क्या किया, एक जैसे रूप देना शुरू किया कि यार ये अग्निदेव हैं, ये सूर्य देव हैं, ये नदी को भी जैसे बोल दिया भाई नदी माता हैं, जो भी है मतलब। तो सारे क्या धीरे धीरे क्या बन गए, ये वो बन गए, मतलब गॉड्स बन गए, पर्सोनिफाई हो गए।
Over time, their poetic and metaphorical expressions were misunderstood as literal truths, leading to transformation of natural forces into gods and emergence of religion. तो हुआ क्या, जब इनको एक्सप्लेन किया गया तो उसको क्या पोएटिक या मेटाफॉर, मतलब मेटाफर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। जैसे सूर्य देव आते हैं सुबह, सूर्य जब सुबह आता है तो अंधेरे को काट देता है। तो अब अंधेरे को काट देता है मतलब कोई वो इंसान है जो मतलब काट देता है अपनी तलवार से। तो पहले तो ऐसा उसे जैसे कविता के रूप में या जैसे कहते हैं ना किसी का महिमा मंडन करने के लिए हम बातें कहते हैं, तो ऐसा कहा गया। धीरे-धीरे क्या हुआ, ओवर जनरेशंस लोग भूलते गए क्यों ओरिजिनली कहा गया था और फिर इसको एक गॉड मानने लग गए। तो मतलब पोएटिक या मेटाफर्स के थ्रू पहले के पूर्वजों ने एक्सप्लेन किया था कि यार ये चीज़ इसलिए होती है, नदी है तो वो बहुत ही तेज़ वेग से बहती है, या जैसे मान लीजिए बादल, ये बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तो मतलब ऐसा देखिए आज ये इंद्र मतलब बादलों के देवता नाराज़ हो गए। मतलब एक कविता के रूप में, ऐसा नहीं कि उनको पता था कि कोई देवता हैं, बस बोलने के लिए, अच्छा लगे जिससे, अच्छे शब्दों में। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, ओवर जनरेशंस लोग उसको सच मानने लग गए कि हाँ, कोई कोई देवता हैं बादलों के अंदर। तो वही था कि मतलब सबसे पहले तो नेचुरल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया कि ये क्यों होते हैं, उनको फिर पर्सोनिफाइड किया गया पोएटिक या मेटाफर्स के रूप में, अलग-अलग अलंकार देके, भई ऐसा हो रहा है, सूर्यदेव है आज बहुत ही प्रचंड है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे बोला। तो धीरे-धीरे क्या ओवर जनरेशंस वो क्या बन गए, उनको सच मान लिया गया, तो वो क्या बन गए, देवता बन गए। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सीन इन वैदिक रिलीजन वेयर इंद्र इज वर्शिप्ड एज गॉड ऑफ रेन एंड वायु एज गॉड ऑफ विंड। तो वैदिक रिलीजन में जैसे इंद्र देव होते हैं, उनको बरसात के लिए, वायुदेव को मतलब ये वायु के लिए, या जिसके लिए अग्निदेव, सूर्यदेव, तो सारे देवता होते हैं, ठीक है। तो ये है मैक्स मिलर की नेचरिज्म और नेचर मिथ थ्योरी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं फ्रेजर की मैजिक टू रिलीजन ट्रांजिशन। तो क्या कहते हैं फ्रेजर इसमें, जेम्स फ्रेजर प्रपोज द थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस थॉट। मतलब कि बात शुरू हुई मैजिक से, जादू से, और मैजिक से फिर कहाँ गई बात, रिलीजन पे। मतलब पहले रिलीजन आया, और जब रिलीजन से सॉरी पहले मैजिक आया, और मैजिक से जब चीज़, और मैजिक किस लिए आया, वही चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी चीज़ क्यों होती है। तो जब वो मैजिक फेल हो गया चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर फाइनली रिलीजन आया। तो क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, जैसे ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ गए तो ये ट्रांजिशन हो गया आपका। According to Fraser, early humans initially relied on magic as a means to control and manipulate natural forces. नेचुरल फोर्सेस क्या हो गई, वही अपनी विंड, फायर, सन की हीट हो गई, जो भी चीज़ें होती हैं ये सब नेचुरल फोर्सेस हो गई। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि ह्यूमंस तो बड़े लाचार थे, आज की तरह बड़ी बड़ी मशीनें थोड़ी हैं कि आग लग गई तो हम फायर ब्रिगेड बुला लेंगे, या फिर बहुत तेज तूफान आ गया तो हम अपने पक्के घरों के अंदर घुस जाएंगे, या बाढ़ आ गई तो भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल फोर्सेस को क्या किया गया, मैजिक बनाया गया, मैजिक, जादू टोना जिसको बोलते हैं ना, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये मंत्र फूक दो। वैन मैजिकल प्रैक्टिसेस रिपीटेडली फेल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स, मतलब कि जैसे बारिश नहीं हो रही तो भाई कोई कोई मंत्र पढ़ो, कोई जादू टोना करो, फिर भी बारिश नहीं हुई, तो मतलब मैजिक फेल होने लग गया। क्योंकि ये किसी भाई रैशनल चीज़ तो थी नहीं, किसी लॉजिक पे बेस्ड या किसी साइंटिफिक उस पर, मतलब कोई भी, तो बस ऐसी दिमाग की उपज थी कि भाई जादू होता है, तो कहाँ से रिजल्ट आएंगे। तो ह्यूमंस बिगेन टू सरेंडर टू नेचर्स पावर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल इट। तो पहले तो दिमाग लगाया इंसान ने, क्या यार हम कुछ करते हैं, दिमाग लगाते हैं, मैजिक वैजिक करके ये कंट्रोल कर लेंगे इनको, चीज़ों को, विंड को, फायर को, भूकंप को, नदी को या बाढ़ को। लेकिन कैसे होता, भाई मैजिक जैसी चीज़ तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, अभी तक तो नहीं करती, बाद में पता पड़े करती है तो कह नहीं सकते। तो फिर ये क्या हुआ, फेल हो गया। जब फेल हो गया ये अटैम्प्ट, तो फिर लोगों ने क्या किया, भाई जब हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं तो बेटर है कि सरेंडर कर दो। मान लो कि भाई हम तो छोटे लोग हैं, ऑब्वियस सही बात भी है ना, इतने बड़े बड़े नेचुरल फोर्सेस के सामने हम क्या हैं, तो बेटर है कि हम रिलीजन को इन्वेंट करें और इन चीज़ों को क्या करें, वर्शिप करना शुरू कर दें। क्योंकि कंट्रोल तो हम कर नहीं पाएंगे मैजिक से, नहीं कर पाए, फेल हो गया मैजिक। दिस सरेंडर लेड टू राइज ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो जब हमने सरेंडर किया, इनको वर्शिप करना शुरू किया, तो फिर रिलीजन पैदा हो गया। वेयर नेचुरल फोर्सेज वर नो लॉन्गर कमांडेड बट वर्शिप्ड एज पावरफुल डेटीज, ठीक है। तो पहले नेचुरल फोर्सेज को कमांड करने की कोशिश की गई, नहीं कर पाए, मैजिक फेल हो गया, तो उनको हमने वर्शिप करना शुरू कर दिया एज डेटीज, देवताओं की तरह। फ्रेजर सॉ रिलीजन एज अ फॉल बैक सिस्टम दैट इमर्ज व्हेन बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ मैजिक डिक्लाइन। वही फॉल बैक, मतलब अब क्या करें,
प्लान बी होता है ना, जैसे प्लान बी क्या होता है, जब प्लान ए फेल हो जाए तो फिर प्लान बी को फॉलो किया जाता है, और प्लान बी क्या होता है, फॉल बैक। भाई अगर ये नहीं चलेगा तो हम इस पे फॉल कर जाएंगे। तो प्लान बी क्या था ह्यूमंस का? प्लान ए तो था कि यार पहले तो जादू टोने से कंट्रोल करो इन सब चीज़ों को, जो भी हो रहा है, ये बाढ़ आ रही है, ये बिजली कड़क रही है, जो भी हो रहा है। अब वो फेल हो गया तो प्लान बी क्या है कि भाई सरेंडर कर दो और वर्शिप करना शुरू कर दो। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रांजिशन कैन बी सीन इन रेन मेकिंग रिचुअल्स परफॉर्म बाय एग्रीरियन कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है। अफ्रीका में देख लीजिए आप, पुरानी ये जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, जैसे एज़टेक एम्पायर जहाँ पे था, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत इंडिया में इवन इंद्रदेव को खुश करते हैं ना लोग बारिश के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब मैजिक ही तो है। भाई ये वाला मंत्र पढ़ा, ये सब किया, लेकिन इन सब से होता कुछ नहीं है। ठीक है, वेयर इनिशियल मैजिक प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन रिलीजियस सेरेमनीज इन्वोकिंग डिवाइन फेवर। ठीक है, तो पहले मैजिक से ये सब किया जाता था, फिर जब ये फेल हो गया तो धीरे धीरे इसने क्या किया, रिलीजन का रूप ले लिया। तो जैसे हमने क्या किया पहले, फिर पहले हो सकता है कि पहले पता ही नहीं क्या था इंडिया में, लेकिन फिर धीरे धीरे हो सकता है कि जब वो मैजिक फेल हुआ तो इंद्रदेव की कंतला कर दी गई कि भाई ये इंद्रदेव होते हैं जो बारिश करवाते हैं। तो इस तरह से पहले मैजिक था, मैजिक फेल हो गया तो फिर सरेंडर कर दिया और वर्शिप करने लग गए और फिर रिलीजन बन गया। ठीक है, तो ये है मैजिक टू रिलीजन ट्रांजिशन। अब इसका क्रिटिसिज्म इन क्लासिक थ्योरीज का क्या है? Classic theorists like Herbert Spencer and Edward B. Taylor have been criticized for armchairing theorizing, as they developed their theories without conducting direct fieldwork among primitive societies. तो आर्म चेयरिंग थ्योरिजिंग क्या होती है? मतलब आर्म चेयर मतलब एक बढ़िया सी कुर्सी, सोफा मान लीजिए, जिस पे आप आराम से बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में और जा नहीं रहे हैं एक्चुअली में कहीं पे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को स्टडी करने, या बस वहाँ पे बैठ के अपने कोई किताब पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये हो गई आर्म चेयर थियोराइजिंग, मतलब कि आपने कोई फील्ड वर्क नहीं किया, एक्चुअल में कोई स्टडी नहीं करी, अपने दिमाग में ऐसे ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए और कोई थ्योरी बना दी। तो हर्बर्ट स्पेंसर और एडवर्ड बी टेलर को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने एक्चुअल कोई फील्ड वर्क तो किया नहीं कि कोई जाके प्रिमिटिव सोसाइटी स्टडी करी हो, आपने तो बस बैठे बैठे ही थ्योरी बना दी, तो जिसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ आप दे नहीं पा रहे हैं। These theories often suffer from overgeneralization, assuming that all tribal or primitive societies were polytheistic, whereas many actually practiced forms of monotheism had complex spiritual beliefs। ठीक है, तो ओवर जनरलाइज कर दिया जाता है कि जितने भी वर्ल्ड में सब जगह रिलीजन बने वो एक ही तरीके से बने। सारी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी सब क्या थी, पॉलीथेइस्टिक थी, मतलब बहुत सारे गॉड्स को वो करती थी, वर्शिप करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी पुरानी सोसाइटीज़ हैं वो शुरू से ही मोनोथेइस्टिक थी, वो सिर्फ सिंगल गॉड में करती थी, को फॉलो करती थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम्स थे, टोटेइज्म था, जैसे टोटमिज्म भी तो एक बिलीफ सिस्टम है ना, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ऐसे ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक ही थ्योरी सब पे लागू हो रही है। क्लासिकल थ्योरीज टेंड टू अंडर एस्टिमेट द फंक्शनल रोल ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये जो फंक्शनलिस्ट थ्योरीज के बाद हम पढ़ेंगे, तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, क्यों? क्योंकि उसका कोई ना कोई पॉजिटिव फंक्शन होता है, वो कुछ ना कुछ पर्पज सर्व कर रही होती है, और वो होता है रिलीजन का, वो हम आगे देखेंगे। तो उनको ये इग्नोर कर देते हैं और वो बस ये बोलते हैं कि क्योंकि ह्यूमंस अपने हालातों को कंट्रोल नहीं कर पाए, नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने रिलीजन बना लिया। लेकिन फंक्शनल जो उसके फंक्शंस हैं या पॉजिटिव फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो एक्सप्लेन मतलब उनको कंसिडर ही नहीं करते। जैसे कि सोशल कोहेजन, आपस में एकजुटता बढ़ाना, इमोशनल, वही जैसे कोई मर गया, आपका कुछ भी हो गया, तो एक तरह से आपको कंफर्ट देना, इमोशनल कंफर्ट, मॉरल रेगुलेशन, भाई गलत काम ना करना, जैसे इस्लाम में होता है भाई शराब ना मत पीजिए, तो कितनी अच्छी बात है ये कि आप भाई आपको आपका रिलीजन ही बता रहा है शराब जैसी चीज़ नहीं पीनी चाहिए, तो एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ आपकी बढ़ा दी ना इस्लाम ने। They often adopt a unilinear evolutionary view, assuming that religion evolves in a fixed stages from magic to religion to science, which does not reflect the actual diversity and coexistence of belief systems across culture। तो वही जैसे हमने अभी थोड़ी इससे पहले जस्ट थ्योरी पढ़ी थी, उसमें क्या था, पहले मैजिक था, फिर उसके बाद रिलीजन आ गया। तो मतलब एक लीनियर वो है भाई, चीज़ ऐसे चलती है, पहले मैजिक होगा, फिर रिलीजन होगा, उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसमें बोला जाता है, फ्रेजर ने कहा था अल्टीमेटली साइंस आ जाती है, कि रिलीजन से भी जब चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते तो साइंस आ जाती है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है, डाइवर्सिटी होती है, कई सोसाइटीज़ में यूनिलिनियर नहीं होता, सीधे मैजिक के बाद ही साइंस आ गई। ठीक है, तो ऐसा मतलब कॉमन नहीं है कि भाई सब जगह ऐसा हो रहा हो, फिक्स स्टेजेस नहीं है कहीं भी कि आप सब जगह प्रूव कर दें पहले मैजिक ही था। मैंने क्लासिकल थ्योरीज जो आर एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक मतलब अपने कल्चर को सुपीरियर मानना और दूसरे के को नीचा मानना। तो जितने भी ये थ्योरीज थे ये सब क्या थे, ये वेस्टर्न थे, मतलब बेसिकली सारे के सारे यूरोप बेस्ड थे, तो ज़्यादातर सब क्रिश्चियन धर्म से ही आते थे।
तो उसको सब ने मतलब एक तरह से ऊपर रखा, और बाकी जितने भी जैसे हिंदुज़्म को स्टडी कर रहे हैं या इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं, उन सबको एक नीची निगाह से देखा, क्योंकि एथनोसेंट्रिक था, अपनी चीज़ को ऊपर मानता है हर इंसान। जजिंग नॉन वेस्टर्न रिलीजन्स बाय वेस्टर्न रैशनल स्टैंडर्ड्स एंड फेलिंग टू अप्रिशिएट देयर कल्चर एंड कंटेक्स्ट एंड मीनिंग। ठीक है, भाई आपके रिलीजन में कोई चीज़ें हो सकता है अच्छी है, लेकिन दूसरे रिलीजन में तो कोई बातें अच्छी होंगी ना। जैसे अब कोई वेस्टर्न या मतलब कोई यूरोपियन वो कर रहा है स्टडी, तो वो हिंदुइज्म में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेगा, अरे देखो ये तो प्रिमिटिव चीज़ है, इस्लाम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेगा, क्योंकि वो अपने रिलीजन को ऊपर मानेगा। ये सबका है, सबका मतलब ह्यूमंस का होता है, वो अपनी चीज़ को सब अच्छा ही मानते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म्स थे। अब उसके बाद देखते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरीज। तो वही है कि मतलब क्या फ़ायदे हैं, क्यों मतलब रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज कुछ ना कुछ पॉजिटिव फंक्शंस हैं रिलीजन के। तो इसमें डरकाइम की है, पार्सन्स की है और मर्टन की है। इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले डरकाइम के रिलीजन है सोशल सॉलिडेरिटी, मतलब एकजुटता, लोगों को इकट्ठा करता है, एकजुट रखता है। एमाइल डरकाइम स्टडी टोटमिज्म अमॉन्ग ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल ट्राइब्स टू अंडरस्टैंड द सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये गए, इन्होंने फील्ड वर्क किया और टोटमिज्म मतलब ये ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल ट्राइब्स को स्टडी किया, वहाँ पे होता है टोटमिज्म। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मतलब किसी पर्टिकुलर एनिमल को वो मान लेते हैं कि इससे हमारी स्पिरिट या सोल जुड़ा हुआ है। He argued that religion is not primarily about worshipping God but about society symbolically worshiping itself through sacred symbols and practices। तो डरकाइम का कहना ये था कि हम लोग मतलब गॉड को वर्शिप करते हैं, भगवान को, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो भगवान जो है ना, वो हमारी सोसाइटी ही है, क्योंकि सोसाइटी की वजह से ही हम जिंदा रह पा रहे हैं। अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो अकेले तो मर ही जाएंगे भाई, जब कोई जानवर खा जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। या फिर ये और जितने हमने ये आज तरक्की कर ली है इंसान ने, ये सब सोसाइटी की वजह से तो की है, क्योंकि सब हम एक साथ रहते हैं भाई। इतना साइंटिफिक इन्वेंशंस कोई एक आदमी अकेला थोड़ी कर लेता। तो जीने का जो तरीका है वो सब, और जीने के जो मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, रिलीजन चाहिए होता है, मतलब ये सब चाहिए होता है ना, ये एजुकेशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, फूड चाहिए, ये सब क्या है हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, रिलीजन भी चाहिए। तो अल्टीमेटली गॉड को जो हम मतलब वर्शिप करते हैं, तो हम अल्टीमेटली सोसाइटी को ही वर्शिप कर रहे होते हैं। Symbolically worshiping itself through sacred symbols and practices. According to Darwin, the concept of sacred represents collective values and moral order of society. तो इसमें sacred चीज़ें क्या हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं, वो कलेक्टिव वैल्यूज़ मतलब नॉर्म्स मान लीजिए आप, या पॉजिटिव चीज़ें जिनको कि अच्छा माना जाता है करना, और कलेक्टिव मतलब सब उसको ऐसा ही मानते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस्लाम में जो भी सारे इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, वो जैसे 5 बार नमाज़ पढ़ना, शराब नहीं पीना, तो ये सब क्या हो गए, वैल्यूज़ हो गई इस्लाम की। इसी तरह हिंदुइज़्म में कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो एक कलेक्टिव है, कलेक्टिव मतलब जो भी फॉलोवर्स हैं सारे उसको फॉलो करेंगे। और मॉरल ऑर्डर, जो भी चीज़ें सही और गलत बताई गई हैं रिलीजन में, तो उससे एक मॉरलिटी आएगी समाज में। रिलीजन फंक्शंस टू यूनाइट इंडिविजुअल्स इनटू मॉरल कम्युनिटीज बाय क्रिएटिंग अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सोशल कोहेजन। तो ठीक है, वही बात है कि जब आप शेयर करेंगे, शेयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब आपकी मॉरलिटी, आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो शेयर्ड हैं, सब उनको ही फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप सब यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू सेम हो गई ना आपकी, सेम लोग फिर क्या होते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, उनके विचार मिल जाते हैं। भाई आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। Religious rituals play a key role in reinforcing group identity and collective conscience, which is the shared moral framework of the community। ठीक है, तो क्या की रोल पे करता है, रीइंफोर्सिंग ग्रुप आइडेंटिटी, मतलब बार बार आपको याद दिलाता रहता है कि आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट हैं। जैसे आप मतलब मान लीजिए मुसलमान हैं, तो रिलीजन आपका जो है इस्लाम, वो आपको बार बार याद दिलाएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिसेस होती हैं, 5 बार नमाज पढ़ना, फिर जैसे रोज़े रखना जब ये रमज़ान का महीना आता है, तो इस तरह क्या होता है, रीइंफोर्स बार बार आपको याद दिलाया जाता है। और कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब कि एक आदमी की होती है कॉन्शियस, इंडिविजुअल की, और पूरे जो आपका समाज है उसकी कलेक्टिव कॉन्शियस होती है। ठीक है, तो उसको बार बार उस आइडेंटिटी को वो रीइंफोर्स करता है आप पे। शेयर्ड मॉरल फ्रेमवर्क होता है, वही हमने देख लिया, शेयर्ड मॉरल वैल्यूज़, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको रिलीजन बताता है, और सब पे वो शेयर्ड होता है, मतलब सब पे लागू होता है, जो भी पर्टिकुलर लोग उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। ए मॉडल एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी सीन इन फेस्टिवल्स लाइक दिवाली और ईद, फॉस्टर कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस। ठीक है, तो वही बात है, जैसे अब ये बात अलग है ना कि दिवाली और ईद जो है ये आपस में वो भी करवाते हैं ना, लड़ाई, भाई 2 ग्रुप्स आपस में कई बार आमने-सामने आ जाते हैं। लेकिन ये बात होती है जब अलग-अलग रिलीजन्स हों। आप सिर्फ़ एक ही रीजन में देखिए ना, भाई जैसे दिवाली की बात करिए,
तो जो हिंदूज़ हैं उनको तो यूनाइट कर रहा है ना हिंदुइज़्म दिवाली के उस पे। इसी तरह ईद में जो मुस्लिम्स हैं उनको सबको यूनाइट कर रहा है, वो सारे एक साथ आ रहे हैं। तो अपने-अपने रिलीजन में तो सब लोग इकट्ठे हो ही रहे हैं ना। अब वो क्या है ना, आजकल पहले क्या होता था, प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज़ नहीं होती थी। तो जैसे कोई भी एक देश है, जैसे इंडिया है, तो वहाँ पे सारे लोग क्या है, हिंदुइज़्म फ़ॉलो कर रहे हैं। और जैसे मिडल ईस्ट है, वहाँ पे सारे लोग इस्लाम फ़ॉलो कर रहे हैं। तो एक एक मतलब जैसे होता है ना, वन नेशन वन रिलीजन होता था पहले, कि भाई यहाँ पे इस देश में तो ये रिलीजन चलता है। तो उसमें फिर क्या है, पूरी यूनिटी आ जाती थी, क्योंकि दूसरा रिलीजन है ही नहीं, तो टकराव की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। ठीक है? इसके बाद देखते हैं टालगोट पार्सन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो वही है, इन्होंने फंक्शनल थ्योरी दी थी टालगोर पार्सन्स ने। तो फंक्शनल थ्योरी यही है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो कुछ ना कुछ उसका पर्पज़ है, कुछ ना कुछ वो बेनिफिट ही दे रही है सोसाइटी को, इसलिए एग्जिस्ट करती है। तो टालकोट पार्सन्स व्यूड रिलीजन थ्रू द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कंसिडरिंग इट अ वाइटल पार्ट ऑफ कल्चरल सिस्टम ऑफ सोसाइटी। मतलब वाइटल पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी के कल्चरल सिस्टम का, जिससे कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। वो क्या फ़ायदे हैं? अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, रिलीजन प्रोवाइड शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। वो हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ मतलब, नॉर्म्स मतलब कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ होता है, और वैल्यूज़ मतलब किन चीज़ों को हम अच्छा मानते हैं। जैसे बड़ों के पैर छूना, रोज़ मंदिर जाना सुबह शाम। ठीक है? नॉर्म्स क्या हैं कि भाई हमारे यहाँ जैसे अरेंज मैरिज एक नॉर्म है। अब तो जैसे चेंज हो गया, लेकिन जैसे महिलाएँ अपना वो क्या है ना, घूंघट में रखती हैं, तो एक नॉर्म हो गया। अब वो, अब उस देखो, पहले के ज़माने में नॉर्म था, मतलब अच्छा माना जाता था, आजकल नहीं माना जाता। समाज बदल गया। लेकिन शेयर्ड नॉर्म्स होते हैं, सब उसको ऐसा ही मानते हैं। दैट गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है? तो नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या करते हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर गाइड करते हैं, क्योंकि समाज में जो चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं वही तो करेंगे आप। जो चीज़ें गलत मानी जाती हैं, मतलब शराब पीना और जुआ खेलना, वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर समाज आपको गाली देगा, आपको मतलब एक तरह से वो भी कर देगा, रिडिक्यूल करेगा आपको। और समाज का एप्रिसिएशन कब मिलेगा आपको? जब आप जो समाज के नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ हैं वो काम कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट जाएँगे तो आपको रिडिक्यूल मिलेगा, आपको एक तरह से लोग वो करेंगे, गाली देंगे, नीचा दिखाएँगे। इसलिए इससे क्या होता है, हमारा बिहेवियर कंट्रोल होता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए रिलीजन के, फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसलिए रिलीजन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। रिलीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स कोप विद एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी सच एज सफरिंग, मिसफॉर्च्यून एंड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है? तो वही बात है जो पुराने क्लासिकल थ्योरीज ने बताई थी, कि वो भी इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया। भाई ये फ़ायदे भी हैं ही, कि वही, कि जो एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटीज़ हैं, जैसे डेथ हो गई, या कोई इलनेस हो गई, किसी को कोई वैसी हो गई टर्मिनल इलनेस, जिससे कि मतलब अब वापस नहीं आ सकता वो इंसान। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मिसफॉर्च्यून, किसी को कोई घाटा हो गया, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ भी, मतलब आज भी साइंस होने के बाद कितनी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या है, रिलीजन उनका सबको एक बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन देता है, कि भाई ये इस वजह से, वो जैसे हिंदुइज्म में कर्मा थ्योरी होती है। कोई भी आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप बोलते हैं ना, भाई पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा-ऐसा वो करना पड़ रहा है, मेरे को झेलना पड़ रहा है ये सब। तो रिलीजन हमें क्या करता है, मतलब करता कुछ नहीं है, बस एक क्या है ना, मॉरल, या हमें मतलब जैसे बोलते हैं ना, सांत्वना देता है, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब ठीक है। मतलब कहते हैं ना, वो फ़िल्म थी ना, कौन सी, थ्री इडियट, उसमें गाना था ना, ऑल इज़ वेल। मतलब सब ठीक है, मतलब वो रीजन हमको एक्सप्लेन करता है, तो हम क्या, साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है एक तरह से, क्योंकि आज भी ह्यूमन लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल का आज भी नहीं पता। इट ऑल्सो सर्व टू लेजिटिमाइज सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्शंस बाय गिविंग देम मॉरल एंड कल्चरल जस्टिफिकेशन। एग्जाम्पल, मैरिज इज नॉट जस्ट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट ऑफन सीन एज अ होली बॉन्ड इन मैनी रिलीजन्स। ठीक है? तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मैरिज हो गई, या और भी कई तरह के होते हैं, तो उनको क्या करता है, मॉरल जस्टिफिकेशन देता है, उनको सही मतलब मानता है, जो समाज में ज़रूरत है। भाई शादी की बहुत बड़ी ज़रूरत है ना, अगर शादी नहीं होगी तो लोग फिर बच्चे कैसे करेंगे, और बच्चे बिना शादी के करेंगे तो फिर उनको जिम्मेदारी किसकी होगी, उनको पालना। तो इसलिए मैरिज बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्या करता है रिलीजन, इसको एक तरह से मॉरल जस्टिफिकेशन देता है। तो जैसे हिंदुइज्म मान जाता है ना, भाई मैरिज तो बड़ी सेक्रेट चीज़ है, जन्म जन्म का साथ होता है, और जैसे हिंदुइज्म में डिवोर्स जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था पहले, ये तो आजकल होने लग गया है। पहले डिवोर्स जैसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि एक बार ये माना जाता है, आपकी आपकी किसी से शादी हो गई तो दैट इज़ योर लाइफ लॉन्ग बॉन्ड। ठीक है? तो सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी लेजिटिमाइज करता है, कल्चरल जस्टिफिकेशन देता है। एग्जाम्पल इंक्लूड क्रिश्चियन 10 कमांडमेंट्स, इस्लामिक शरिया एंड हिंदू धर्म। तो ये सब क्या है, 10 कमांडमेंट्स क्या हैं, जैसे मॉरल वैल्यूज़ हो गई, या नॉर्म्स हो गए, भाई ये करना है आपको। इसलिए तक इसी तरह इस्लामिक शरिया, शरिया भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, भाई आपको लाइफ इस तरह जीनी है। हिंदू धर्म में भी यही सब होता है, कि भाई आप ऐसा करिए, वैसा मत करिए। तो ये सब क्या हो गए, आपके शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, और इससे क्या होता है, आपका बिहेवियर कंट्रोल होता है, और सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है।
तो जैसे इस्लामिक शरिया में कहा जाता है वो शराब नहीं पीनी, तो एक तरह से सबका जो बिहेवियर कंट्रोल हो गया, तो जो भी इस्लाम को फॉलो करता है वो शराब नहीं पिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मर्टन की लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। तो ये तो हमने वैसे डिटेल में यूनिट 4 में देख लिए जहाँ पे मर्टन की बात की थी, लेकिन अब ये रिलीजन में कैसे अप्लाई होती है तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो रॉबर्ट के मर्टन अप्लाइड इज कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस टू स्टडी द रिलीजन। तो मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं? जो दिख रहे हैं, ऑब्वियस इफेक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के। और लेटेंट फंक्शंस क्या हैं? जैसे बोलते हैं साइड इफेक्ट्स बोलते हैं ना। भाई कोई भी आप दवाई लेते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से यही पूछते हैं ना, भाई साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? भाई कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे बुखार हो गया आपको, तो दवाई ले रहे हैं तो मेन मतलब उसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा? भाई बुखार उतर जाएगा। तो फिर हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन भाई साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तो साइड इफेक्ट्स वो बोल देगा भाई आपको बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन आपको 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। तो आप घबरा जाएंगे, यार ये क्या हुआ? तो ये क्या है? इसका छुपा हुआ इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। तो ये होता है मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस। तो मैनिफेस्ट फंक्शंस ऑफ रिलीजन आर इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड आउटकम्स। इंटेंडेड मतलब जो कि हम चाहते हैं कि हो, और रिकॉग्नाइज जो हमें पता है कि भाई ऐसा ऐसा होगा। वही हमने देखा ना, जो जैसे मैनिफेस्ट मतलब जो पता होता है, जैसे आपको गोली ली तो आपको पता है बुखार उतर जाएगा। और लेटेंट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स, कि जो दिख नहीं रहे लेकिन होगा वो। सच एज प्रमोटिंग सोशल कोहेजन, इन्फोर्सिंग मॉरल रेगुलेशन। ठीक है, तो रिलीजन के दिखने वाले या ऑब्वियस या रिकॉग्नाइज आउटकम्स क्या हैं जो हम चाहते हैं? वो क्या है? सोशल कोहेजन, मतलब आपस में एकजुटता बढ़ती है, लोग इकट्ठे होते हैं, पास आते हैं। मॉरल रेगुलेट होते हैं लोग, मॉरल बिहेवियर मतलब करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा ना, इस्लामिक शरिया बताता है भाई ऐसे ऐसे आपको ज़िंदगी जीनी है, तो एक तरह से मॉरलिटी मेंटेन होती है। लेटेंट फंक्शंस क्या होते हैं? अनइंटेंडेड, जो हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाते हैं, या हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। ऑफन ओवरलुक्ड कंसिक्वेंसेज ऑफ रिलीजन सच एज क्रिएटिंग सपोर्ट नेटवर्क्स। सपोर्ट नेटवर्क कैसे? भाई जैसे आपने सिखिज्म में देखा होगा, गुरुद्वारे होते हैं, तो गुरुद्वारे में क्या होता है? लंगर खिलाया जाता है। तो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम हो गया ना। कोई बेचारा है जिसके पास खाना नहीं है, तो वो गुरुद्वारे में जाके खा सकता है। इसी तरह और भी, जैसे हिंदुइज्म में भी टेम्पल्स होते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? पूजा करने आते हैं, तो उसके बाद वहीं बैठ के थोड़ी देर बात भी कर लेते हैं, तो एक तरह से नेटवर्किंग हो जाती है, इमोशनल कंफर्ट मिलता है रिलीजन की वजह से। भाई कोई भी चीज़ हम मतलब जिस किसी चीज़ से दुखी हो रहे हैं, तो हर चीज़ का जैसे एक्सप्लेनेशन हम रिलीजन में ढूंढ सकते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, हिंदुइज्म में तो बहुत होती हैं। मंदिरों में दान धर्म बहुत चलता है ना, दान पेटी भी होती है। इस्लाम में तो बल्कि कुछ शायद मेरे को टर्म याद नहीं आ रही, कुछ एक चीज़ होती है कि आपको अपनी इतनी परसेंटेज ऑफ इनकम डोनेट करनी है, ज़कात बोलते हैं शायद उसको। तो एक तरह से वो चैरिटी हुई ना, कि भाई जो गरीब मुसलमान हैं या जो अनप्रिविलेज लोग हैं, उनकी मदद के लिए आपको अपना, जैसे चाहे 10% होता है, 10% या 20% इनकम आपको वो करनी है, डोनेट करनी है। तो एक तरह से वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हो गई। इस तरह हिंदू धर्म में भी होता है, मंदिरों में दान पेटियाँ होती हैं या जो भी करते हैं, है ना। तो रिलीजन मतलब एक तरह से चैरिटी को भी बढ़ावा देता है। दीज लेटेंट फंक्शंस कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी टाइज एंड प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज। तो आपकी कम्युनिटी में जो आपके संबंध हैं एक दूसरे से, वो क्या है? काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ये हैं लेटेंट फंक्शन किसके? रिलीजन के। भाई जैसे कोई आप अ, कोई त्यौहार आ गया, रिलीजियस फेस्टिवल है, तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो एक तरह से वो है ना कि कम्युनिटी है, तो सब इकट्ठा हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो भाईचारा बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को जानेंगे। An example is seen in religious groups organizing disaster relief efforts such as Sikh langars providing free meals during pandemics, which while not the primary religious goal serve important societal functions। ठीक है, तो भाई जैसे लंगर खिलाना गुरुद्वारों का प्राइमरी गोल नहीं है। गुरुद्वारे का प्राइमरी गोल क्या है? कि जाके वहाँ पे सिख लोग वर्शिप कर सके, लेकिन फिर भी वो एक क्या होता है? लेटेंट फंक्शंस हो जाता है कि भाई ये भी हो रहा है, अनइंटेंडेड है, तो एक तरह से उसके और भी फायदे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इनका तो वही है मार्क्सिज्म का, कि हर चीज़ बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। तो क्या कहते हैं? रिलीजन एज एन आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। तो बाकी चीज़ों को जैसे इन्होंने बताया था ना मार्क्स ने, कि हर चीज़ मतलब जो गरीब हैं, जो डोमिनेंट नहीं हैं, जो प्रोलेटेरिएट हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए डोमिनेंट ग्रुप द्वारा होती है। तो रिलीजन भी उन्होंने बोला ये भी वही आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ही प्रोवाइड करता है डोमिनेंट क्लास को। कार्ल मार्क्स viewed religion as a tool of ideological control used to maintain the dominance of the ruling class। ठीक है, तो जो रूलिंग क्लास है, जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले बर्जुआ हैं, वो रिलीजन को यूज़ करके क्या करते हैं? जो प्रोलेटेरिएट हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। ये मार्क्स का कहना है।
ही फेमसली डिस्क्राइब रिलीजन एज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो ये काफ़ी फेमस इनका कोट है, ओपियम ऑफ द मासेस मतलब जो जनता है या जो मासेस हैं आपकी, उनकी अफीम है रिलीजन। ऐसा क्यों? भाई अफीम क्या होती है? नशा होता है ना अफीम में। तो नशे से क्या होता है, जैसे अभी आपको कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर मेंटल स्ट्रेस है कोई, तो लोग शराब भी तो इसलिए पीते हैं ना, नशा इसलिए करते हैं ना कि मेंटल स्ट्रेस है तो थोड़ी देर के लिए रिलेटिवली तो वो कम हो जाता है, लेकिन फिर जब अगले दिन हैंगओवर होता है तो बहुत मतलब परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? तो इसलिए क्या ओपियम ऑफ द मासेस क्यों बोला है? कि आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं उनको आप भूल जाते हैं रिलीजन में आके। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, शराब पीते हैं जब लोग तो उससे थोड़ी कि उनकी जो तकलीफ़ है, भाई किसी को बिज़नेस में नुकसान हो गया वो शराब पी रहा है, थोड़ी कि बिज़नेस में नुकसान वापस आ जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ़ मिल जाता है, भाई आज का दिन तो कट गया, आज की रात तो कट गई। तो इसी तरह ओपियम होता है मतलब रिलीजन से कुछ ऐसा नहीं होता कि उनके हालात सुधर जाते हैं, लेकिन बस उनको एक दिमागी रूप से मतलब एक वो मिल जाता है, बस ठीक है, वो भूल जाते हैं अपने हालात कैसे थे। सजेस्टिंग इट डल्स द पेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग देयर रियल कंडीशन। मतलब उनको उनका जो दर्द है, जो भी मतलब गरीबी, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो सब रिलीजन की वजह से कम हो जाता है। उनके हालात सुधरते नहीं है, चीज़ तो वही रहती है, लेकिन जो मेंटल पीड़ा हो रही है वो थोड़ी कम हो जाती है। और वो कभी क्या है अपने हालातों को मतलब सुधार भी नहीं पाते, क्योंकि उनको अपनी रियल कंडीशन पता ही नहीं होती। हर चीज़ को मतलब जस्टिफाई कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम था, तो मतलब वो रिलीजन के थ्रू तो जस्टिफाई कर दिया जाता था कि भाई आप लोअर कास्ट में इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए आप लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं। तो रिलीजन के थ्रू आपने जस्टिफाई कर दिया। तो लोअर कास्ट का आदमी क्या होगा, ओपियम हो गया एक तरह से, वो मान लेगा कि ठीक है यार मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए मैं लोअर कास्ट में पैदा हुआ। ठीक है? तो एक तरह से ये हो गया ओपियम ऑफ द मासेस। तो इसलिए लोअर कास्ट वाले कभी अपनी मतलब कंडीशंस को, रियल कंडीशन को पहचान ही नहीं पाएँगे, क्योंकि उनको रिलीजन के थ्रू एक कंट्रोल किया जा रहा है या आइडियोलॉजिकल कंट्रोल किया जा रहा है। रिलीजन अकॉर्डिंग टू मास्क ऑफर्स द प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज इन द आफ्टर लाइफ व्हिच सर्व्स टू जस्टिफाई सफरिंग एंड हार्डशिप इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है? तो प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज ज़्यादातर सब रिलीजनों में होता है, वो अच्छे कर्म करेंगे तो आप कहाँ जाएँगे? जन्नत में जाएँगे। मतलब ये हिंदुइज़्म में भी स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट होता है, लेकिन हिंदुइज़्म में तो ज़्यादातर मुक्ति या निर्वाण का ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में तो बहुत अच्छी तरह है हेल और हेवन, हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क। मतलब कि आप कुछ अच्छे काम करेंगे तो हेवन में जाएँगे और बुरे काम करेंगे तो हेल में जाएँगे। तो मतलब क्या है, प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज़ इन आफ्टर लाइफ। लेकिन अभी की जो फिर वो जो सफ़रिंग है, अभी तो हालात ख़राब है, उनको क्या है, उनको जस्टिफ़ाई कर दिया जाता है क्योंकि भई अभी तो मतलब आप भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, इसलिए आपके हालात ख़राब हैं। तो अब आप अच्छे कुछ करिए, इन ख़राब हालातों में भी अच्छे काम करिए, रिलीजन को फ़ॉलो करिए, तो फिर आपको नेक्स्ट लाइफ़ में पैराडाइज़ मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। It promotes false consciousness by making people believe that social inequalities and injustice are result of divine will rather than human made systems। ठीक है? तो वही बात है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, डोमिनेंट क्लास या बर्जुआ प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो रेदर देन प्रोलेटेरिएट ये करें कि बुर्जुआ के खिलाफ कोई आंदोलन करें, वो ये मान लेते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी है, डिवाइन विल है। तो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो वो हर चीज़ को सही मानने लगते हैं कि भाई हमने ही, भगवान हमसे नाराज़ है या हमसे कोई गलत काम हो गया इसलिए भगवान ने हमको ये सब मतलब हमको कमज़ोर बनाया, और ये जो ये पैसे वाले लोग हैं ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो इसी को सही मान लेते हैं लोग, क्योंकि ये डिवाइन विल है, दिव्य चीज़ है। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी रिलीजन फंक्शंस टू लेजिटिमाइज द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास एंड सप्रेस रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल अमॉन्ग द वर्किंग क्लास। ठीक है? तो रिलीजन क्या करता है, जो रूलिंग क्लास है, जो पैसे वाली डोमिनेंट क्लास है, उनके इंटरेस्ट में जो वर्किंग क्लास है उसको सप्रेस करता है, और जो रूलिंग क्लास है उसकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है। उनके इंटरेस्ट, रूलिंग क्लास के जो डोमिनेंट क्लास है उनके इंटरेस्ट, उनके फ़ायदे को लेजिटिमाइज़ कर देता है, सही बता देता है। वही जैसे डिवाइन विल बोल दी ना कि भई आपने कुछ गलत किया होगा इसलिए आप गरीब पैदा हुए। एन एग्जाम्पल इज़ द हिंदू थ्योरी ऑफ कर्मा व्हिच जस्टिफाइज कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एज़ द रिजल्ट ऑफ एक्शन इन पास्ट लाइफ देयरबाय डिस्करेजिंग रेसिस्टेंस और प्रोटेस्ट। ठीक है? तो हमने देख लिया कि जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या लोअर कास्ट या अपर कास्ट को किस उससे जस्टिफाई किया जाता है, कर्मा के बेसिस पे, कि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे इसलिए आप लोअर कास्ट पैदा हुए हैं इस जन्म में, और इस जन्म में अच्छे काम करिए तो आप अगले जन्म में अपर कास्ट पैदा हो जाएंगे। ठीक है? तो ये एक तरह से मतलब वही ओपियम ऑफ द मासेस वाली बात हो गई कि अभी जैसे लोअर कास्ट में जो है उसकी हालात तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन उसको एक साइकोलॉजिकल उनका उसका पेन कम हो गया कि चलो ठीक है, मान लिया उसने कि अब अगले जन्म में मेरे को वो अगले जन्म का एक प्रॉमिस मिल गया ना कि अगले जन्म में मुझे अच्छा वो मिल जाएगा। ठीक है? तो ये मार्क्सिस्ट था, मतलब थ्योरी थी, और इसी को आगे बढ़ाया लेनिन ने, क्योंकि लेनिन भी वही थे, मार्क्सिस्ट ही थे। तो
ये वो अपने रशियन रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो लेनिन क्या कहते हैं, मार्क्स की बात को आगे बढ़ाते हुए, व्लादिमीर लेनिन एक्सटेंडेड मार्क्स क्रिटिक डिस्क्राइबिंग रिलीजन एज स्पिरिचुअल जिन। ठीक है, तो उन्होंने तो बोला था अफीम है, ओपियम है। मार्क्स ने बोला था अफीम है या ओपियम है, तो इनको शायद जिन पसंद होगी। जिन एक तरह की शराब ही होती है, तो लेनिन को जिन पसंद होगी, तो इन्होंने उसको बोला स्पिरिचुअल जिन है। जिन मतलब वही स्पिरिचुअल, मतलब वही दिव्य या दैव्य, मतलब जो भी। ठीक है, यूज बाय कैपिटलिस्ट टू इंटॉक्सिकेट एंड पैसिफाई द मासेस। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पैसिफाई लोग हैं, इससे क्या करते हैं, मासेस जो होती हैं, गरीब जनता होती है, उनको क्या करते हैं, उनको नशा करवा देते हैं, इंटॉक्सिकेट कर देते हैं, जिससे कि वो अपने रियल हालात भूल जाते हैं और उनको एक्सप्लॉइटेशन जारी रहता है। अकॉर्डिंग टू लेनिन, रिलीजन इज मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पावर्स टू डिस्ट्रैक्ट द अप्रेस्ड फ्रॉम द मेंटल सफरिंग एंड प्रिवेंट सोशल अपराइजिंग। ठीक है, तो वही क्या है, उनको मैनिपुलेट कर लिया जाता है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया जाता है, उनको नशे में डाल के एक तरह से रिलीजन के नाम पे उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि वो अपने रियल हालात की उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये इसको कभी पहचान ही नहीं पाते, और वो अपनी सफरिंग को जस्टिफाई मान लेते हैं कि हाँ भाई, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो सही है, क्यों, क्योंकि रिलीजन ऐसा कहता है। तो इससे क्या है, सोशल अपराइजिंग नहीं आती और वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं और कैपिटलिस्ट अपना पैसा बनाते रहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इज दिस इज द रोल ऑफ चर्च इन मेडिवल यूरोप, वेयर इट लेजिटिमाइज द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स एंड सपोर्टेड फ्यूडल रूलर्स, देयर बाय री द सोशल हायरार्की। ठीक है, तो जो मेडिवल यूरोप था, उसमें जैसे एस्टेट सिस्टम था ना, उसमें क्या था, सबसे ऊपर आती थी आपकी क्लर्जी, फिर नोबिलिटी और फिर पीजेंट्स। तो क्लर्जी क्या होते थे, ये होते थे अपने चर्च के लोग, पोप वगैरह, और नोबिलिटी क्या होती थी, राजे महाराजे, उनके मंत्री मंत्री। तो ये जो इनका जो रूल है नोबिलिटी का, इसको जस्टिफाई करते थे रिलीजन के नाम पे कि भगवान ने इस राजा को दिव्य या डिवाइन पावर दी है रूल करने के लिए, तो इसलिए ये जो भी कर रहा है वो सही है। तो अब ये पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, तो भी वो भी सही है। तो एक तरह से सफरिंग को जो है वो जस्टिफाई कर दिया चर्च ने या रिलीजन ने, और फ़ायदा किसको पहुंचाया, किंग को। ऑब्वियसली किंग भी बदले में इन पोप्स को, इनको सबको कुछ ना कुछ देगा ही। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ रिलीजन का। ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मार्क्स रिड्यूसेस रिलीजन सोनली टू अ टूल ऑफ क्लास ऑपरेशन। ठीक है, तो वही तो मार्क्स तो हर चीज़ में वही ले आते हैं भाई, इनके तो है कन्फ्लिक्ट थ्योरी की, बुर्जवा वर्सेस प्रोलेटेरिएट। ठीक है, तो इसमें भी ये क्या है, रिलीजन को पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया कि बस ये भी एक डोमिनेंट क्लास के पास एक टूल है कि जो गरीब हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का। इग्नोरिंग इट्स स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर बिलीवर्स। भाई इसके जो स्पिरिचुअल, इमोशनल या कल्चरल फायदे होते हैं उसको तो पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जैसे हमने बात करी ना कि भाई किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो ये सब हमें एक तरह साइकोलॉजिकल, इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड करता है रिलीजन। कल्चरल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब समाज में एकता बढ़ाता है। तो वो सब चीज़ों को तो इग्नोर कर दिया मार्क्स ने, और बोला कि साहब ये तो बस वही है कि बर्जुआ के पास एक टूल है जिससे कि वो प्रोलेटेरिएट को कंट्रोल कर सके। Critics argue that not all religious beliefs serve ruling class interest. Many promote compassion, equality and resistance to injustice. तो सारे ही रिलीजियस बिलीफ जो हैं वो कोई ऐसा नहीं कि सभी कोई रूलिंग क्लास को ही, भाई जैसे अभी ये हमने देखा था कास्ट सिस्टम वाला, कि भाई हिंदुइज्म में कर्मा थ्योरी से क्या बोलते हैं, लोअर कास्ट को जस्टिफाई कर दिया जाता है कि आप लोअर कास्ट में क्यों पैदा हुए हैं। लेकिन ये हिंदू धर्म का एक ही तो एस्पेक्ट हुआ, और भी तो चीज़ें हैं हिंदू धर्म में। जैसे कंसेप्ट ऑफ ये कर्मा ही ले लीजिए, तो ये है ना कि जैसे गीता में कहते हैं कि हम मर जाते हैं तो फिर कपड़े बदल के दोबारा एक तरह से दुनिया में आते हैं। तो ये हमें साइकोलॉजिकल या इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड करता है ना कि कल को किसी की डेथ हो गई हमारे रिलेटिव की, तो हमें पता है कि भाई वो दुनिया में दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह के और भी मतलब रिलीजन के मतलब सिर्फ एक ये है कि जस्टिफाई कर दिया डोमिनेंट मतलब लोअर क्लास या लोअर कास्ट का क्यों ऑपरेशन हो रहा है उसको, लेकिन और भी तो फायदे हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे आप। नेग्लेक्ट ऑफ रिलीजियस फंक्शनल रोल। ठीक है, तो जो फंक्शनलिज्म वाली थ्योरी थी है ना, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं रिलीजन के, क्या फंक्शंस पॉजिटिव कर रहा है समाज में रिलीजन, उनको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया आपने। आपने तो बोला कि साहब ये तो बर्जुआ द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला एक टूल है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ओवरलुक्स द पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ रिलीजन सच एज प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल कंफर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, प्रमोटिंग सोशल कोहेजन एंड ऑफरिंग मॉरल गाइडेंस। तो ये हमने देखा ना, साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है, कोई भी ऐसी बात हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उसमें रिलीजन ही तो हमें मदद करता है। प्रमोटिंग सोशल कोहेजन, आपस में एक दूसरे के लोगों को नज़दीक लेके आता है, एकजुटता बढ़ती है।
मॉरलिटी बढ़ती है, मॉरल गाइडेंस मिलती है, क्या सही है क्या गलत है रिलीजन बताता है, भाई ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, ये सब रिलीजन बताता है। थिंकर्स लाइक डर्काइम एंड मल्कोविस्की हाईलाइट दीज इंट्रिकेट एंड स्टेबलाइजिंग रोल्स, ठीक है। तो वही बात है कि मार्क्स ने सारी फोकस किस पे किया कि भाई रिलीजन तो एक टूल है डोमिनेंट क्लास के पास, जिससे कि वो गरीब जनता को, प्रोलेटेरिएट्स को एक्सप्लॉइट कर सके, लेकिन इसके फंक्शनल रोल का क्या? रिलीजन एज अ फोर्स ऑफ चेंज, मार्क्स व्यू रिलीजन एज इनहेरेंटली कंजर्वेटिव एंड अप्रोसिव। तो मार्क्स को मांगते हैं कि ऑप्रेसिव है, बर्जुआ के पास एक टूल है जिससे कि वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट कर सके। बट हिस्ट्री शोज दैट रिलीजियस मूवमेंट्स हैव आल्सो इंस्पायर्ड रेडिकल सोशल चेंज सच एज लिबरेशन थ्योरी इन थियोलॉजी इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन हमेशा ही ये ऑपरेशन ही करता है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे गरीबों की मदद भी करी है रिलीजन ने। एग्जाम्पल जैसे ये लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका है, मैक्सिको वगैरह जो ये जगह हैं, ब्राज़ील वगैरह ये सब जो जगह हैं, यहाँ पे ये जो चर्च है इसने क्या है, पुअर जो मतलब बहुत जगह डिक्टेटरशिप वगैरह थी, तो वहाँ पे क्या है, चर्च ने एक तरह से पुअर और गरीब लोगों को सपोर्ट किया डिक्टेटर्स के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है कि डिक्टेटर्स की ही मदद करी रिलीजन ने, पुअर लोगों को मतलब आगे बढ़ाया, बढ़ावा दिया। उसी के साथ साथ सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएस, ये जो हुई थी ना, रेशियल सेग्रीगेशन होता था यूएस में, मतलब ब्लैक वर्सेस वाइट जो चलता था, वाइट लोग एक्सप्लॉइट करते थे ब्लैक्स को, तो फिर वो बाद में 1960s में ख़त्म हो गए ये सब चीज़ें। तो इसमें चर्च का काफ़ी रोल था। ब्लैक चर्चेज वर सेंटर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ, मतलब क्रिश्चियनिटी ने, क्रिश्चियन चर्च ने कोई कभी इसको जस्टिफाई नहीं किया कि जो आप वाइट लोग हैं वो ब्लैक को वो कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ब्लैक चर्चेज मतलब ब्लैक लोगों के चर्चेज थे, उन्होंने वो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस बन गए, लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उनकी आपस में कोहेजन बढ़ा, सॉलिडेरिटी बढ़ी, एकता बढ़ी, तो फिर उन्होंने वाइट के अगेंस्ट क्या किया, प्रोटेस्ट किया, फिर बाद में वो सब जो भी रेशियल सेग्रीगेशन था यूएस में, जिम क्रो लॉज थे, वो खत्म हुए, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ रिलीजन देख लेते हैं, मतलब मोटा मोटी जो हमेशा मतलब थोड़ा याद रहते हैं, तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। जैसे ये मतलब ये वाले पॉइंट्स याद रह जाएं तो बढ़िया रहता है, मतलब आप लिखे आइएगा तो अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब पॉजिटिव चीज़ें, सोशलॉजी में फंक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, और जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं डिसफंक्शन। तो पहला क्या है, सोशल इंटीग्रेशन, भाई एकता, एकजुटता, एकता बढ़ाता है, ब्रिंग्स पीपल टुगेदर स्पेशली इन क्राइसिस, ठीक है। डरकाइम थ्योरी, रिचुअल्स, रिचुअल्स वगैरह करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो लोगों को इकट्ठा करता है, एक साथ लाता है। सोशल कंट्रोल, सेट मोरल कोड्स, डिस्करेजेस डेविएंस, ठीक है। तो जैसे शरिया हो गया या हिंदू धर्म हो गया, तो वो बताते हैं भाई क्या सही है क्या गलत है, तो उसके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल में रहता है, लोग सही बिहेवियर को करते हैं और गलत बिहेवियर से दूर जाते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रोल, एक्सप्लेन्स अननोन, मतलब लाइफ, डेथ, सफरिंग, ये सब क्यों हो रहा है इसको एक्सप्लेन कर देता है, भाई पैदा क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, किसी को कुछ हो गया तो ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीज़ के पास, रिलीजन के पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। अब आप उसमें बिलीव करते हैं कि नहीं करते, वो सब बातें सोशियोलॉजी में नहीं होती। जैसे पहले हमने सबसे पहले जो पहली चीज़ देखी थी, रिलीजन कब, सोशियोलॉजी कभी ये क्वेश्चन नहीं करता कि मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या उसके रोल है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर हम बात करेंगे यहाँ पे। फिर नॉर्मेटिव रोल, मतलब नॉर्म्स बनाता है सोसाइटी में, नॉर्म्स मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। प्रोवाइड्स मॉरल वैल्यूज़, पीस, लव, चैरिटी, ठीक है। तो ये सारी जो रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे बाइबल हो गई, कुरान हो गई, गीता हो गई, ये सब हमें इस तरह की मॉरल वैल्यूज़ प्रोवाइड करती हैं। सोलेस फंक्शन, कंफर्ट ड्यूरिंग इलनेस, ग्रीफ, ये हमने देख ही लिया, कोई आपके साथ ऐसा कुछ हो गया गलत, कोई आपका रिलेटिव मर गया, आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया, कोई बिजनेस में मतलब कुछ भी हो गया, घाटा हो गया, डिवोर्स हो गया, तो हर चीज़ में रिलीजन आपको बहुत कंफर्ट देता है, ठीक है। सोशल चेंज कैन इंस्पायर रिफॉर्म मूवमेंट्स, जैसे हमने देखा अभी सिविल राइट्स मूवमेंट जो हुई थी यूएस में, उसमें काफ़ी रिलीजन ने मदद करी। रिचुअल डायरेक्शन, स्ट्रक्चर्स, फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ, ठीक है। तो वही किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, फैमिली लाइफ किस तरह से जीनी है, बच्चा पैदा होए तो क्या क्या, जैसे हिंदू धर्म में होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या रिचुअल्स किए जाते हैं, शादी होती है तो क्या क्या किया जाता है, सब कुछ रिलीजन बताता है। मैरिज रिचुअल्स हो गए, डेथ रिचुअल्स हो गए, कोई मर जाए तो क्या करना है, तो हर चीज़ के तौर तरीके क्या है, रिलीजन बता देता है आपको। तो ये सब क्या होंगे, फंक्शंस हो गए रिलीजन के, इनको आप मतलब इनको याद रखेंगे और इनको लिखे आएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद डिस्फंक्शन, डिस्फंक्शन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी ऑफ रिलीजन, मतलब जैसे बताया डिसयूनिटी। तो ये डिसयूनिटी कहाँ का फंक्शन है, जहाँ पे प्लूरलिस्ट सोसाइटी हो, मतलब एक ही जगह दो रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक में तो कैसे लड़ाई होगी भाई, एक मतलब एक जगह वहाँ पे सिर्फ इस्लाम ही है, तो वहाँ पे कैसे लड़ेंगे लोग, या एक जगह सिर्फ हिंदुइज्म ही है तो वहाँ पे कैसे लड़ेंगे लोग। अब एक एक ही जगह में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बात हो ही जाएगी ना।
तो रिलीजियस डिफरेंसेस कॉज कन्फ्लिक्ट, कम्युनल राइट्स वगैरह बहुत आम है हिंदुस्तान में। सोशल स्टैग्नेशन जस्टिफाइज इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन, जैसे कि कास्ट सिस्टम, मतलब रिलीजन क्या होता है, स्टेटस को मेंटेन करने में, कंजर्वेटिव बिलीव्स में होता है कि जो हो रहा है होने दो, सही चल रहा है चलने दो, और उसको एक्सप्लेन भी कर देता है। जैसे कास्ट सिस्टम हमने देखा ना कि कर्मा थ्योरी की वजह से, कि कोई लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने पिछले जन्म में कर्म बुरे किए थे, इसलिए आप लोअर कास्ट में पैदा हुए। तो एक तरह से जो स्टेटस को है, जो हालात अभी हैं, उनको जस्टिफाई कर देता है, इसलिए कभी हालात चेंज नहीं हो पाते। डॉगमेटिज्म ब्लॉक साइंटिफिक प्रोग्रेस, डॉगमा क्या होता है, बिना किसी प्रूफ के किसी भी चीज़ को मान लेना, सुपरस्टिशन भी कह सकते हैं, अंधविश्वास भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये सब रिलीजन प्रमोट करता है ऑब्वियसली। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो ये तो हिंदुस्तान में काफ़ी है कि धर्म की राजनीति जिसे हम बोलते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा एक तरह से रिलीजन के बेसिस पे ही हुआ था। एक थी ना वो थ्योरी, क्या थी वो, सेपरेट रिलीजन थ्योरी, या मतलब ऐसा कुछ थ्योरी थी हिस्ट्री में शायद, जिसकी वजह से सेपरेट नेशन थ्योरी थी, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान मतलब अलग अलग हुए, क्योंकि ये तो कहा गया था, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भाई दोनों अलग अलग हैं, इस्लाम और हिंदुइज़्म, तो एक साथ नहीं रह सकते। फिर फेटलिज्म, फेटलिज्म मतलब कि हर चीज़ प्री डिफाइंड है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और भगवान ने सब, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ तो पहले से तय ही है, तो इसलिए अब आदमी क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि यार कुछ काम वाम नहीं करता, निठल्ला हो जाता है, छोड़ यार, जब कुछ अपने हाथ में ही नहीं है, ऑल इज़ गॉड्स विल, सब भगवान के हाथ में, तो हम क्यों परेशान हुए, लेकिन कुछ करने से ही तो कुछ होता है ना। तो ये डिसफंक्शन थे, ये भी थोड़े याद रहे तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं, मतलब ये कीवर्ड्स हैं, ये वर्ड्स ही लिख दें तो अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग, तो मतलब आजकल क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी रिकॉग्नाइज रिलीजन एज ए कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड इंस्टीट्यूशन दैट कैन प्ले बोथ इंटीग्रेटिव एंड डिवाइसिव रोल्स, तो मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मल्टीफेसेटेड मतलब बहुत सारे पहलू हैं इसके, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन्स होते हैं, बहुत मतलब बहुत अलग अलग मल्टीपल फेसेटेड चीज़ है ये। इंटीग्रेटिव एंड डिवाइसिव रोल्स हैं, इंटीग्रेट भी करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, और लोगों को अलग अलग भी कर देता है। जैसे कम्युनल राइट्स हो गए, इकट्ठा कब करता है, जब जैसे एक ही रिलीजन के लोग किसी फेस्टिवल में या फंक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। रिलीजन हैज़ द पोटेंशियल टू यूनिफाई कम्युनिटीज़ बाय फॉस्टरिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड आइडेंटिटीज़, तो ये हमने देख ही लिया, लोगों को यूनिफाई करता है, एक क्योंकि एक ही वैल्यूज़ लोग शेयर कर रहे हैं ना। तो जैसे मान लीजिए दिवाली का फेस्टिवल आया, तो सब लोग पटाखे खरीद रहे हैं, घरों में लाइट लगा रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, तो सब एक जैसा कर रहे हैं, तो लोग यूनाइट हो जाएंगे। बट इट कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन, स्पेशली इन प्लूरलिस्टिक और पॉलिटिकली चार्ज कंटेक्स्ट, ठीक है। तो वही बात है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, जहाँ पे एक ही जगह दो रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी होगा। In today's globalized and increasingly secular world, new forms of religion expression and interaction are emerging, reshaping how religion functions in society. ठीक है, तो अब ग्लोबल वर्ल्ड में क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड में क्या है, हर जगह क्या है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। तो जैसे मैंने पहले कहा था ना कि पहले ज़्यादातर क्या होता था, वन नेशन, ये जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस तरह पहले क्या होता था, वन नेशन वन रिलीजन। तो सेक्युलर मतलब सेक्युलर वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं थी कि यार सब रिलीजन बराबर है, क्योंकि भाई जैसे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस्लाम चल रहा है, इंडिया में हिंदुज़म चल रहा है, यूरोप में हर जगह क्रिश्चियनिटी चल रही है, तो किसी तरह को कन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन आजकल क्या है ना, जैसे अमेरिका चले जाए, यूरोप चले जाए, इंडिया देख लीजिए, सब जगह सारे रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सेक्युलर वर्ल्ड हो गया, सबको कहते हैं सब रिलीजन को बराबर रखना है, तो इसलिए नए नए रिलीजन्स एक्सप्रेशंस आ रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, रीशेपिंग हाउ रिलीजन्स फंक्शन इन सोसाइटी। तो रिलीजन के जो पुराने फंक्शंस थे वो चेंज हो रहे हैं, चीज़ें लोगों को माइल्ड डाउन कर रहे हैं, भाई ठीक है, दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए, दूसरे रिलीजन को भी सम्मान देना चाहिए, सबको को एग्जिस्ट करना चाहिए पीसफुली। कंसेप्ट लाइक सिविल रिलीजन मतलब आपका देश या आपका जो नेशनलिज्म है उसको ही रिलीजन मान लिया जाए, वेयर सेक्युलर नेशनल सिंबल्स लाइक फ्लैग्स, नेशनल सॉन्ग्स एंड रिचुअल्स टेक ऑन रिलीजन सिग्निफिकेंस एंड गेनिंग इंपॉर्टेंस ऑन सोशोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब आपके जो ये नेशनलिज्म और मतलब राष्ट्र से जुड़ी बातें हैं, इनको भी एक तरह से धर्म का वो मान लिया जाता है, अलग है ना, नेशनलिज्म इज ऑल्सो रिलीजन। हम मतलब इतने ज़्यादा देश के प्रति समर्पित हैं कि हम इसको अपना धर्म मानते हैं, उस तरह की भावनाएं भी होती हैं लोगों में। ये सब मॉडर्न चीज़ें हैं मतलब आजकल की। रिलीजियस प्लूरिज्म द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजियस ट्रेडिशंस विद इन सोसाइटी इज नाउ अ की एरिया ऑफ स्टडी, क्योंकि आजकल क्या है, वही देखा ना कि वन नेशन वन रिलीजन नहीं है, वन नेशन मल्टीपल रिलीजन्स है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो को एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, दंगे हो जाएंगे, कम्युनल राइट्स होंगे, लोग मरेंगे। तो कैसे एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ रहा जाए, भाई दूसरे के रिलीजन को भी आप सम्मान दीजिए, तभी दूसरा भी आपके रिलीजन को सम्मान देगा।
highlighting both challenges and opportunities for social harmony. Sociological study of religion helps us understand how beliefs shape societies, reinforce hierarchies and sometimes transform the world. तो सोशोलॉजिकल स्टडी इन चीज़ों पे फोकस्ड है कि भाई रिलीजन सोसाइटी को कैसे शेप करता है, हायरार्की क्या है समाज में, ऊपर कौन है नीचे कौन है, इनको कैसे जस्टिफाई करता है और दुनिया को कैसे बदलता है। ना कि सोशोलॉजी का ये नहीं है कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, रिलीजन सही है कि गलत गलत है, रिलीजियस बिलीफ ऐसे होते हैं क्या, भगवान क्या एग्जिस्ट करते थे, ये सब सोशोलॉजी का मतलब क्वेश्चन नहीं है। हमें तो इफेक्ट ऑफ रिलीजन ऑन सोसाइटी ये देखना होता है सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो इस वीडियो में मतलब हमने अच्छी तरह काफ़ी सारी थ्योरीज को कवर कर लिया है जो कि रिलीजन के लिए दी गई हैं सोशियोलॉजिस्ट द्वारा। एक मतलब ब्रीफ इसका सबका मतलब अच्छी तरह ले लिया है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है, वो इतनी सारी हैं तो जितना जितना है बताया गया है उतना मतलब आप लिखे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।